अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन हज़रात, आज यकम मुहर्रमुल हराम है, 1442 हिजरी शुरू हो गई है। और आज के दिन ख़वातीन हज़रात हम आपके सामने न सिर्फ ये कि आज से ऑनवर्ड हम इंशाअल्लाह मुहर्रमुल हराम के हवाले से भी आपके साथ चीज़ें शेयर करते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो कराची में गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर जो सियासी गहमा गहमी है, पहले ज़रा उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल शफात, कहाँ हम कल बात कर रहे थे 6 अजला के हवाले से। कल मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि कराची की जो तकसीम है वो नामंजूर है, लेकिन हमने देखा कि एक और ज़िला ऐड हो गया। MQM पाकिस्तान का भी सवाल से रद्दमल डालेंगे। साथ में शफात, आज के जितने भी अखबार हैं आप उनकी 6 सुर्खियाँ अगर देखें तो उसमें आप तस्वीर देखेंगे लाहौर की, कि शहर लाहौर में बारिश ने क्या तबाही मचाई है और कितना पानी खड़ा है लाहौर की सड़कों पर। एक्जैक्टली जनाब। और लाहौर में 24 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में 255 मिलीलीटर बारिश हुई है। बहुत बड़ी बारिश है, जिसके बाद पूरा लाहौर एक तरह से डूबा हुआ है। क्या से अपडेट्स हैं वो भी जरा जानेंगे। MD वासा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मगर सबसे पहले टॉप स्टोरीज। सिंध हुकूमत ने कराची में 7वें जिले की माड़ी की क़याम की मंजूरी दे दी। ऑपोजिशन जमातों की सख्त मुखालिफत। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी कराची के साथ वो कर रही है जो मोदी ने मकबूजा कश्मीर में किया। तो बात करेंगे कराची के हवाले से। सिंध हुकूमत ने कराची में 7वां जिला अब बना दिया है और नए जिले ने सियासत में अब एक शफात नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। जी जनाब, पहले 6 DMCs थी, अब 7वीं भी होगी। और सूबाई हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ ऑपोजिशन जमातों ने शदीद मज़ाहमत का ऐलान करते हुए अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची में पीपल्स पार्टी ही वही कुछ कर रही है जो मोदी मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ कराची के मामलात पर मदाखलत करें। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार किया, आपके साथ शेयर करते हैं। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली और पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब कादिर पटेल साहब। कादिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि ये सिंध काबीना ने कराची में 7वां ज़िला बनाने का बड़ा अहम फैसला किया है और ये आपका इलाका, आपका हल्का भी है, तो क्यों स्प्लिट की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये 2017 में जब सेंसस हुआ तो हमें इस बात का पता चला, वैसे भी अंदाज़ा था कि ज़िला वेस्ट जो है वो रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ा है। और फिर जब सेंसस के बाद पता चला तो 40 लाख की आबादी इसमें हो गई थी। और इस तरह ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा थिकली पॉपुलेटेड और फैला हुआ ज़िला बन के सामने आया। एडमिनिस्ट्रेटिवली तौर पे भी जो है इसको अच्छी तरह गवर्न नहीं किया जा सकता था। मीन्स इसके जो हैं वो सिरे जो है, अगर आप मगरिब में आएँ तो सुपर हाईवे, और सॉरी मशरिक में आएँ तो सुपर हाईवे पे ख़त्म होते हैं, और आप शुमाल में जाएँ तो बलूचिस्तान में, जुनूब में जाएँ तो आपको जो है वो किमाड़ी तक, बिलावल हाउस तक जाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैला हुआ और थिकली पॉपुलेटेड ज़िला था और पाकिस्तान का सबसे बड़ा थिकली पॉपुलेटेड ज़िला था। तो ये सोच सामने आई, क्योंकि इसको अच्छी तरह गवर्न भी नहीं किया जा सकता और फंड्स भी नाकाफ़ी रहते हैं, तो इसको बिल्कुल मुनासिब तरीके से और 2 हिस्सों में अगर तकसीम कर दिया जाए तो ये अच्छी तरह गवर्न भी होगा और लोगों के काम भी आसानी से होंगे, उनके घर के करीब होंगे। तो इसलिए ये फैसला किया गया और ये खालिस्तान एक इंतजामी फैसला है। मेरे ख्याल में इसमें सबको खुशी होनी चाहिए। अच्छा, साथ में कादिर पटेल साहब ये भी कहेगा कि इस ज़िले में कौन कौन से इलाके शामिल होंगे, और जैसे भी आप बात भी कर रहे थे कि जो लोगों की मुश्किलात थोड़ी बहुत कम होंगी, तो फिर इंश्योर कर सकेंगे आप कि जी नया ज़िला बना दिया तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं इनके जितने तमाम तर मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, इसकी 7 सब डिवीज़न है। इसकी 7 सब डिवीज़न जो हैं हार्बर, मारीपुर, बल्दिया, साइट, मोमिनाबाद, औरंगी टाउन और मंगोपीर। अब जब हम इन 7 सब डिवीजन्स की आबादी को उठाकर देखते हैं तो ये 40 लाख बनती हैं। तो जो एक साथ उस तरफ हैं 4 सब डिवीजनें, हार्बर, मारीपुर, बल्दिया और साइट, उनको मिलाया जाए तो 18 लाख से कुछ ऊपर बनता है। और इस तरफ की 3 सब डिवीजनें जो हैं वो मोमिनाबाद, मंगोपीर और औरंगी टाउन, वो तकरीबन 20-21 लाख बनते हैं। तो ये बराबर के 2 हिस्से बन रहे हैं।
एक तरफ 3 सब डिवीज़न है, एक तरफ 4 सब डिवीज़न। इवन कि हमने सब डिवीज़न को भी जो है वो नहीं तोड़ा, वो भी बिल्कुल बराबर हैं और दरमियान से इसके 2 हिस्से हुए। तो अब वो 3 सब डिवीज़न जो हैं, अब आप देखिए कि सुरजानी सुपर हाईवे का बंदा जो है वो भी हबीब बैंक आ रहा है, उसका जो दफ्तर है डीसी का, और यहाँ बाबा आइलैंड, बिट आइलैंड, केमाड़ी का बंदा वो भी वहाँ जा रहा है। अच्छा, फिर इसमें एक और बात भी थी कि इसमें आधे ज़िले में पुलिस साउथ की काम कर रही थी। तो ये एक मलगूबता, एक गड़बड़ थी जिसको बेहतर तौर पे अंदाज में जो है वो हल कर लिया गया है। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा यकीनी तौर पे, और लोग इसमें बहुत बात हम पहले भी करते रहे हैं, कल शो में भी बात हुई थी, ओवरलैपिंग है कराची में हर इंतजामी मामले में, बड़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग है। और यह बात अब हम नहीं कह रहे, ऑपोजिशन ने भी कही है। ऑपोजिशन का कहना यह है कि ये नया फैसला सिर्फ आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के तनाजुर में किया गया है और इसको सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए ये स्प्लिट किया गया है। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? तो मेयर तो वोटों से आता है जनाब। अब डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को आप एक कर लें, 40 लाख लोगों में से जो वोट आप ले लेंगे वो 20-20 लाख के 2 जिलों से भी आप ले लेंगे। तो वोट तो हम ऐसे तो नहीं ना कि एक जिला वोट देगा और दूसरे पे पाबंदी लगा दी गई है कि जी वोट नहीं देंगे। तो मेयर तो वोटों से आता है मेरे भाई, ये कौन सी बात है? ये कहाँ की मंतक है? तो जो वोट आपको एक जिले से मिलने थे वही 2 जिलों से भी मिलेंगे, और मेयर जो है वो सारे कराची का होता है। तो ये मंतक मेरी समझ है। सही, बहुत शुक्रिया जी। कादिर पटेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो जान लिया, और ज़रा जान लेते हैं कि MQM पाकिस्तान के रहनुमा जो हैं फैसल सब्ज़वारी हमारे साथ मौजूद है, और हम जानेंगे कि MQM पाकिस्तान के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। फैसल, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये जो ज़िले का फैसला किया गया है ये एक इंतज़ामी फ़ैसला है, और रकबे के लिहाज से क्योंकि मुल्क का सबसे बड़ा ज़िला था इसलिए करना ज़रूरी था। तो आप लोगों की पार्टी को इस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखें, कई बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर मैं ये आर्ग्यूमेंट एक लम्हे को मान भी लूँ कि पीपल्स पार्टी ने गुड फेथ में किया है, क्यों किया? वो कह रहे हैं कि जनाब 40 लाख का ज़िला था इसलिए इसको तोड़ना मुनासिब था। तो ये 40 लाख का ज़िला तो 2017 में आपको पता चल गया था, वो मरदमशुमारी के नताइज जिसको हम नहीं मानते, जिसमें कराची की 3 करोड़ आबादी को महज 1.5 करोड़ दिखा दिया गया है। लेकिन चलिए, उसके बावजूद 40 लाख आपको पता चल गया था, आप हुकूमत थे। बल्दियाती हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने से 1 हफ्ता पहले आपको याद आया है कि आपने ये ज़िला तोड़ना था। इसलिए तोड़ना था कि अभी जो MNA साहब कादिर पटेल साहब बैठे हुए थे आपके प्रोग्राम में, ये वाहिद MNA हैं पीपल्स पार्टी के पूरे ज़िला वेस्ट से, ओल्ड गरबी से। इन्होंने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको कंसोलिडेट करने के लिए फरमाइश की हुकूमत से, जैसे नहीं अंग्रेज का दौर चल रहा है, वो जागीरें इनायत कर देते थे, ये जो तुम इलाके के नंबरदार हो, वो इलाके का नंबरदार बनाने के लिए कि जी अब मैं बल्दियाती मुहिम चलाऊंगा, यहाँ पे नई हल्का बंदियां होंगी, ये होगा वो होगा, और उसमें मैं इन्फ्लुएंस करूंगा। दूसरी बात इसलिए किया है पीपल्स पार्टी ने कि क्लेम कराची के ऊपर अपना बढ़ाने के लिए। आपको याद होगा कि 2015 के बल्दियाती इंतखाबात से पहले भी पीपल्स पार्टी ने कराची में पहले थे 5 जिले। पहला जिला जो बिल्कुल गलत बनाया गया वो इनकी लीडर बेनजीर साहिबा ने बनाया था 1994-95 में, जिला मलीर। आप नक्शा उठाकर देख लीजिए, आज भी उसका इससे ज्यादा बेहुदा जमीनी तौर के ऊपर कोई जिला बन नहीं सकता जो उन्होंने उस वक्त बनाया था। उसके बाद 2015 के जब बल्दियाती इंतखाबात आने वाले थे तो कराची में थे 5 जिले। पीपल्स पार्टी को याद आया कि भाई हम तो महज मलीर के अलावा कुछ जीत नहीं सकेंगे, तो इसलिए इन्होंने कहा कि और तोड़ो, एक नया जिला बना दिया इन्होंने, ईस्ट को कार्व आउट करके कोरंगी और साउथ और वेस्ट की लिमिट्स को मर्ज कर दिया डिफरेंट तरीके से। उसके बावजूद भी महज 2 इनके पास डिस्ट्रिक्ट्स आए और वो भी ये सारी बातें इंतजामी तौर पे तो सिंध गवर्नमेंट एक बात कर रही है कि जी ये मामलात सिर्फ रेवेन्यू की हद तक हैं और अभी हमने नई हल्का बंदियाँ नहीं की। तो हल्का बंदियाँ तो जब होंगी तो उसके बाद हम जाहिर है ये बात हम कर सकेंगे कि सिंध हुकूमत वाकई अपना कराची पे क्लेम बढ़ाने के लिए कर रही है। लेकिन SLGA का मेरा ख्याल में क्लॉज नंबर 13 है जिसके अंदर ये 2013 के SLGA की बात कर रहा हूँ, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जो सिंध गवर्नमेंट है वो जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसमें से एक सेस देगी KMC को। तो प्रॉब्लम कहाँ है? अगर ज़िले हुकूमत जो है वो सेस वसूल नहीं कर पा रही तो मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम तो ज़िले हुकूमत का होना चाहिए और ज़िले हुकूमत को उस पर तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए। मेरे ख्याल में मामला तो सिर्फ फाइनेंशियल नौइयत का है, इंतज़ामी नौइयत का या हल्का बंदियों की तरफ क्यों ले जा रही है इसको MQM? नहीं, दोनों चीज़ें हैं ना मेरे भाई।
हल्का बंदियों की तरफ इसलिए जा रहा है, मैं आपको मिसाल देके बता देता हूँ, मैं अपना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट कर रहा था व्हेन यू इंटरप्टेड मी जी जी। शफात, कि जिला बस्ती है, 51 यूनियन काउंसिल्स हैं, कितने उसको कौमी असेंबली के हल्के दिए गए? 4। जिला मलीर है, 13 यूनियन काउंसिल्स हैं और उसके साथ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कितने कौमी असेंबली के हल्के दिए गए? 3। ये हो रहा है कराची शहर में, ये किया जा रहा है। कौन करवाता है इलेक्शन कमीशन को विजिट? इनके असिस्टेंट कमिश्नर्स। कौन से असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर? कभी वो मौलाना फजलुर रहमान के भाई आ जाते हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का डीसी जिन साहब को लगाया है, वो उसी जिले में अनवर मजीद के साथ 2 केसेस में नैब में को अक्यूज्ड हैं लैंड के मामलात में। उसी जिले में सिंध हुकूमत ने जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जा रही है तो उनको डीसी लगा दिया है। तीसरी बात जो मैं करना चाहूंगा वो रेवेन्यू वाली बात है। देखिए ये डिप्राइव करने, इन्होंने अब जो जिला वेस्ट छोड़ा है उसके पास अपनी तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने जहां से थोड़ी बहुत भी रेवेन्यू जनरेशन है वो सब डिवीजन ये काट के ले जा रहे हैं पीपल्स पार्टी। अच्छा, मैं मिसाल के तौर पे फॉर आर्ग्यूमेंट से ये कहते हैं जी 40 लाख का जिला गवर्नेबल नहीं है। मैंने मान ली बात कि नहीं चला सकते आप 40 लाख का जिला, तो ये 4.5 करोड़ 5 करोड़ का सूबा आप चला पा रहे हैं क्या? इंतजामी तौर पर इसकी तकसीम में क्या आपको एतराज है? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि सिंध किसी की धरती माँ है, धरती माँ को काट दो। एक तो मेरी धरती माँ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वे मेरे सिंधी भाइयों को अगर ये एतराज होता है सूबा नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़े ना आप सूबा, आप उसको इंतजामी तौर के ऊपर डिवीजन पे सारा का सारा इख्तियार दे दीजिए। वैसे भी इसी आर्गुमेंट को ले लेते हैं, मैं इसी आर्गुमेंट पे ले लेते हैं। अगर सिंध हुकूमत को नए सूबे की बात की जाए, वो कहते हैं जी ये सिंध धरती को तोड़ने की साजिश है। अगर सिंध हुकूमत कराची में नए जिले बना दे तो एमकेएम कहती है कि जी कराची को तोड़ने की साजिश है। तो ये दोनों ही का नैरेटिव एक जैसा नहीं? नहीं, एमकेएम नहीं कहती कराची को तोड़ने की साजिश है। पहली बात तो ये, एमकेएम तो ये बता रही है कि ये कहां पर किस तरीके से चीज की जा रही है। यानी कभी आपके जहन में नहीं आता मदिहा, मैं सुन लीजिए ना, मदिहा लाहौर से हैं, आप पेशावर से हैं, मुल्तान है, फैसलाबाद है, क्वेटा है, जितने पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, आपने कभी सुना उनमें 5 जिले, 4 जिले, 6 जिले? एक जिला है जितनी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है। ये कराची कोई अनोखा इन्होंने सिस्टम बना दिया कि जब दिल चाहेगा नादिरशाही हुक्म के तहत जिला बना देंगे। पब्लिक डिवीजन है, हर डिवीजन के अंदर अजला होते हैं और एक से ज्यादा। नहीं, लाहौर में कितने अजला हैं मुझे बताइए? सॉरी, लाहौर शहर में कितने अजला हैं? 4 अजला है, शेखुपुरा है, ननकाना साहब है। अरे मेरे भाई, लाहौर शहर की बात कर रहा हूं मैं आपसे। लाहौर डिवीजन है ना, कराची भी डिवीजन है, लाहौर भी डिवीजन है। नहीं शफात, देखिए ना, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। लाहौर की आबादी कितनी दिखाई है मर्दमशुमारी में? तकरीबन 1.5 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख, ऑलमोस्ट सवा करोड़ से ज्यादा। कराची की आबादी कितनी दिखाई है? 1 करोड़ 60 लाख। 1.5 करोड़, 10 लाख रूरल है जो इन अजला में शामिल नहीं है, जो जिला काउंसिल है। तो 1.5 करोड़ की आबादी पे यहाँ इनायत कर रहे हैं 7 जिला, और 1.25 करोड़ से ज्यादा की आबादी में लाहौर में 1 जिला है। अगर एक जिला एक्स्ट्रा बना भी देते तो उसका नुकसान क्या होगा? जी मैं आपको नुकसान मैंने आपको बता दिया ना। पहली बात तो जो जिला गरबी है, वेस्ट, जहां से ये कार्व आउट कर रहे हैं, उसका रेवेन्यू चला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये अपनी मर्जी के अफसरान के जरिए इलेक्शन कमीशन से, हमें पता है किस तरीके से हल्काबंदियां करवाते हैं, और 2018 में भी करवाई हैं। अगर आप कहें पूरा शो कर लें आप उस पर मेरे साथ, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 99,000 लोगों के ऊपर भी हल्का है और 3.5 लाख लोगों के ऊपर भी इसी कराची में। और ये कोई 1940 की बात नहीं है, 2018 की बात है, इसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने करवाया था। तो ये करवाएंगे वहां पर। तीसरी बात मेरी ये है कि इन्होंने अपने बल्दियाती इंतखाबात में ये करने क्या जा रहे हैं। ये एमएनए साहब कहेंगे देखो मैंने तुम्हारे मसाइल के हल के लिए जिला बनवा दिया, क्या करेंगे? कराची वालों को तहफ्फुज क्या है? एक डीसी इनका बैठ के, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ले जाए मुझे कोई कोर्ट में, एक डीसी इनका बैठ के जाली डोमिसाइल, जाली पीआरसी के स्कैम में इन्वॉल्व है। 3.25 लाख हुकूमत ने 12 साल में, जी 3.25 लाख नौकरियां दी हैं इन्होंने पिछले 12 साल में। आप जरा जाके देख लीजिए कि कराची जेन्युइन डोमिसाइल के ऊपर कितनी नौकरियां दी हैं। ख्वाजा इजहार का केस इस वक्त मौजूद है अदालत में, उसकी जरा डिटेल्स तो देख लीजिए कि किया क्या है। आज मैं आया हूं सांगड़ से, अगले दिन मेरा कराची का डोमिसाइल बन गया है, और उसकी बुनियाद पर मुझे कराची शहरी में नौकरी मिल गई है। छोड़ दीजिए आम आदमी को, साईं अलादाद सोलंगी हैं, इनके मेंबर हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के, 3
3 बच्चे एक साथ पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम पास कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के दौर में, 2 शहरी सिंध के कोटे पे, 1 देही सिंध के कोटे पे। ये ड्रामा हो रहा है यहाँ पे डीसी ऑफिस से, ये ड्रामा हो रहा है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट से, इसलिए मुझे एतराज है। और तीसरी बात ये, भाई रेवेन्यू एक्ट के तहत पब्लिक हियरिंग होती है, उस जिले के लोगों को सुना जाता है, उनकी बात को कि उन्हें एतराज है या नहीं है, कुछ भी नहीं किया। सिंध हुकूमत का स्टेक क्या है कराची में? दे आर अ नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इनके पास तो नशिस्तें नहीं है कराची शहर की, उसके बावजूद ये फैसला करते हैं किस बुनियाद के ऊपर? पाकिस्तान के आईन में खोल के देख लीजिए, पाकिस्तान के आईन में हर सूबे का, हर फेडरल टेरिटरी का कोटा है, सिंध वाहिद सूबा है जहां कराची अर्बन का कोटा पाकिस्तान के आईन में लिखा है, मैंने नहीं लिखा। 6.5% पाकिस्तान के आईन में लिखा हुआ है, उसका कोई सेक्रेटेरिएट ही नहीं है। ये दही सिंध से जीत कर आते हैं, दादू से चीफ मिनिस्टर बनते हैं, खैरपुर से चीफ मिनिस्टर बनते हैं, सिंध काबीना को उठाकर देख लीजिए, कितने कराची के मेंबर बैठे हुए सिंध काबीना में इलेक्टेड, वो बैठकर फैसला ये करते हैं कराची में क्या होगा। अंग्रेज का राज चल रहा है यहाँ पर, तो इसलिए मैं इसको लेके अवाम में भी जा रहा हूँ, मेरी पार्टी इसको लेकर कोर्ट में भी जा रही है। अच्छा, जैसे फैसला आपने बोला कि आपकी पार्टी इसको लेके कोर्ट में जा रही है, मुस्तफा कमाल साहब ने भी कहा है कि वो भी अदालत से रुजू करेंगे, साथ में फिर फारूक सत्तार साहब ने कहा है कि वो मुस्तफा कमाल को इसमें सपोर्ट भी करेंगे, ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस भी है, उन्होंने भी इस जो फैसले को है वो बिल्कुल नामंजूर कहा है। तो क्या ऐसा हम देखते हैं कि आप तमाम तर लोग, ये तमाम तर पार्टीज एक पेज पे जाके साथ अदालत जाएं? देखिए, मुझे नहीं पता, मैं तो बतौर जमात एमकेएम पाकिस्तान ने इस बल्दियाती निज़ाम को कि जो कराची शहर को डिप्राइव करने के लिए बनाया है। एम्प्रेस मार्केट की लोग तस्वीर दिखाते हैं कि जनाब वहाँ सीवरेज का पानी है, बिल्कुल सीवरेज का पानी है। क्यों है? इसलिए है कि जो सड़क है सिर्फ वो केएमसी की मिल्कियत है, जो गटर का पानी उबल रहा है वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इन्होंने मेयर से ले लिया, अपने वजीर के पास है। जहां से गटर उबल रहा है रेनबो सेंटर, वो कंटोनमेंट है, कराची कंटोनमेंट, वहां जो कचरा पड़ा हुआ है वो इन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना लिया है। तो इस सारे के सारे निजाम के खिलाफ मैं तो अदालत में मौजूद हूँ 2017 से, कोई और पार्टी नहीं है इसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ की मर्दमशुमारी में मेरी आधी आबादी खाली, हल्के खाली है। अगर मर्दमशुमारी दुरुस्त हो जाती तो ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं होगी यहाँ पर, अगर दुरुस्त हल्काबंदियां उस मर्दमशुमारी के बाद हो जाएं, क्योंकि शहरी सिंध आबादी में ज्यादा है। मैं उस मुकदमे में मौजूद हूँ, कोई और जमात मौजूद नहीं है। जाली डोमिसाइल से कराची के, हैदराबाद के 1.25 लाख नौजवानों की जायज नौकरियां पीपल्स पार्टी खा गई है 12 साल में। एमके पाकिस्तान के अलावा कोई अदालत में मौजूद नहीं है, हम गए हैं, तो अभी भी हम तो जाएंगे, बाकी किसी ने जाना है कोर्ट में वो भी जाए, बहुत अच्छी बात है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जी। फैसल सब्जारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और मौक़िफ़ है जी एमकेएम का, और एमकेएम बड़ा लग ये रहा है कि आने वाले चंद दिनों में एमकेएम बड़ी भरपूर मज़ाहमत करने वाली है कराची में नए ज़िले के क़याम के हवाले से। बिल्कुल सी बात। और अगर देखा जाए तो एक तरफ कराची में, सिंध में कराची के मसाइल पर सियासत तकरीबन हम ऐसे देख रहे होते हैं कि हर रोज़ एक नया मोड़, एक नया रुख इख्तियार करी होती है, तो दूसरी जानिब शहरियों की ज़िंदगी बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग के बायस जीरन हो गई है और लोग परेशान है कि ठीक है आप हमारे मसले मसाइल के वाले से बात तो करते हैं लेकिन फ़ायदा में कुछ नहीं हो रहा, उल्टा हमारी जो मुश्किलात हैं वो मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। और अब लोड शेडिंग की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बात, अब तो सार्फिन को भी लोड मैनेजमेंट और जो मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कई घंटे जो है ना वो बंद रहने के SMS भी मौसूल हुए। कल कितनी देर लाइट गई आपकी? कल मेरी गई है 3 घंटे। यार अल्लाह दे हुक्मनाल, कल मेरी 4.5-5 घंटे लाइट नहीं थी। और आप जीत गए शहबाज, इसका मतलब है? जी मैं जीत गया हूँ आपसे, और ना सिर्फ ये कि मेरी लाइट नहीं थी बल्कि मेरा UPS भी ख़राब है, तो बल्ले बल्ले थी जी, फुल ऑन पार्टी माहौल था। और बड़ी मतलब हम क्या कहें जी, KMC से गुजारिश ही कर सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब रहम खाएं, कराची के हालात को देख लें। ये देखिए टेंशन हो रही है, बड़े लोग परेशान हैं, और ना सिर्फ ये कि ताजिर बरादरी परेशान है जैसे हम अपने क्लिप्स में दिखा रहे हैं, लेकिन घर में रहने वाले लोग भी परेशान हैं। और ख़ास तौर पे जब कराची में बारिश का स्पेल आने लगता है तो हवा रुक जाती है, हब्स घुटन हो जाती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी सूरत हाल जानते हैं कि अब तक कराची में लोड शेडिंग की सूरत हाल में कोई बेहतरी आई है या नहीं। अंजुम बताइएगा, कराची की में लोड शेडिंग की सूरत हाल में क्या अपडेट है? कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है, जो किसी के काबू में ही नहीं आ रहा है। वज़ीर आज़म नोटिस ले चुके हैं, वज़ीर आला नोटिस ले चुके हैं, नेपरा नोटिस ले चुकी है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले चुकी है कि कराची में लोड शेडिंग ख़त्म की जाए।
लेकिन लोड शेडिंग कहती है कि थमने में ही नहीं आ रही है। मौसम भी कुछ बेहतर हो गया कराची का, लेकिन लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। कई इलाकों में तो लोड शेडिंग का शेड्यूल जो है वो 10 घंटे से बढ़ चुका है। गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। वहाँ के मकीनों का कहना है कि बिल बाकायदगी से अदा करते हैं लेकिन बिजली नहीं मिलती। सूरत हाल ये है कि शहर के बेशतर इलाके लियाकताबाद, मलीर, सऊदाबाद, लांडी, कुरंगी, नॉर्थ नाजमाबाद, नाजमाबाद, केमाड़ी, मोजको, बल्दिया, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, गुलशन हदीद, गडाब, काठोर, नॉर्थ कराची, गर्द किसी भी इलाके का नाम ले तो कोई इलाका इससे महफूज नहीं है। और 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग जारी है, जबकि जो इलाके हैं जहाँ लोड शेडिंग पहले 7.5 घंटे की जाती थी वहाँ वो 12 घंटे तक भी की जाती है। लोड मैनेजमेंट के नाम पर और मेंटेनेंस के नाम पर दिन भर बिजली बंद रहती है। सुबह 9 बजे अगर बिजली बंद होती है, 5 बजे अगर उसने आना होता है तो 7-8 बजे तक वो बिजली नहीं आती। तो इस तरह तकरीबन 12-14 घंटे उस इलाके में बिजली बंद रहती है और लोड शेडिंग भी की जाती है। यह सूरत हाल शहरियों के लिए काफ़ी तकलीफदेह हो चुकी है कि तमाम इदारे नोटिस ले चुके हैं, आला इदारे नोटिस ले चुके हैं, आला हुकाम नोटिस ले चुके हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक हुकाम किसी को खातिर में नहीं लाते और लोड शेडिंग किसी ना किसी बहाने से जारी रहती है। और अब आपके साथ एक अफसोसनाक खबर शेयर करते चलें कि सीनियर सियासतदान नेशनल पार्टी के सरबराह सेनेटर मीर हासिल बजिंजो कल कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। वो कैंसर के मर्ज से मुब्तला थे। तबीयत ख़राब होने पर उन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँबार नहीं हो सके। आज उनकी तदफीन बलूचिस्तान के शहर नाल में आज की जाएगी। मीर हासिल खान बजिंजो एक बहुत बड़ा नाम और पाकिस्तान की सियासत और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है मीर हासिल खान बजिंजो के जाने के बाद। आगे बढ़ते हैं जनाब और आगे चलकर बात करते हैं सऊदी अरब से आने वाली कुछ ख़बरों की, जहां कोरोना वबा के बाद हालात कुछ मामूल पर आ रहे हैं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में इस्लामी साल के आगाज़ पर कालीन दोबारा बिछा दिए गए हैं। मस्जिद हराम में कालीन फासले से बिछाए गए हैं और एक कालीन पर 3 अफराद को नमाज पढ़ने की इजाज़त होगी। मताफ में भी कारपेट फासले से बिछाए गए हैं। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर और बाहर कालीन दोबारा बिछा दिए गए हैं। कहीं सब्ज़ तो कहीं लाल रंग के कारपेट बिछाए गए हैं। कोरोना वबा की वजह से मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में से कालीन उठा लिए गए थे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा नज़र डालेंगे बारिश की सूरत हाल पे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मौसम के हवाले से। कल जब हमने मौसम के हवाले से बात की थी तो आपको बताया था कि लाहौर का मौसम बहुत खुशगवार है, बहुत बारिश हुई, लेकिन बारिशों के बाद जो तबाही हुई उसका खुमियाजा लोग भुगत रहे हैं। कहीं छतें गिरी हैं, कहीं मिट्टी का तोड़ा गिरा है, कहीं पर करंट लगने की वजह से 17 लोग जो है पंजाब में वो जाँ भाग हो चुके हैं। बहुत सारे इलाकों में अभी भी कहा जा रहा है कि पानी खड़ा है। करंटली बारिशों की क्या सिचुएशन है, जो बारिश का जो स्पेल है कितने अरसे रहेगा, ये बताएंगे हमारे मौसमियाती बाबा शफात। ये जो स्पेल था बारिश का, इट वाज हॉरेंडस फॉर द पीपल। आगे क्या सिचुएशन है? और हमने कल अपने बताया भी था प्रोग्राम में कि जो बारिशों का स्पेल है ये 2 से 3 दिन रह सकता है। पंजाब के हवाले से तो ज़रा बात करते हैं, लेकिन कल हमने एक और बात भी की थी, और वो बात थी जनाब कराची में बारिशों के हवाले से। आपको बताया था कि जनाब कराची में इस वक्त भारतीय रियासत गुजरात में हवा के कम दबाव मौजूद है, जो कि बड़ी तेज़ी से सिंध के शुमाली इलाकों की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन में कुछ चेंज आया है। और अब जैसे कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये तस्वीर शेयर की गई है, इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि इस वक्त ये हवा का कम दबाव सिंध की साहिली पट्टी पर मौजूद है और बड़ी तेज़ी से कराची की तरफ बढ़ रहा है। आज हल्की बारिश की तवक्को है, लेकिन कल बड़ी बारिश हो सकती है। अब ज़रा बात करते हैं जनाब पंजाब के और शुमाली सेंट्रल पंजाब और शुमाली पंजाब के इलाकों की। इस वक्त में लाहौर में बारिश नहीं हो रही, लेकिन आइंदा आने वाले 24 घंटों में मुल्तान से लेके इस्लामाबाद तक शदीद बारिशों की पेश गोई है। पूरे पंजाब में बारिशें होनी हैं, जिसकी लपेट में बलूचिस्तान के मशरकी इलाके भी आ सकते हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से जो वेदर फोरकास्ट दिया गया है उसमें फैसलाबाद एक हॉटस्पॉट नज़र आ रहा है, जहां पे बड़ी बारिश की तवक्को है। साथ ही सियालकोट से लेके जेहलम तक
और जेलम से लेकर रावलपिंडी तक ये सारा एरिया जो कि दरिया समा और हरो रिवर का कैचमेंट एरिया है, इसमें भी काफ़ी तेज़ बारिश की तवक्को है। साथ ही आपको बताते चलें कि इस वक्त न सिर्फ ये कि पंजाब और सिंध में बारिशें ज़रा ज़ोर पकड़ रही हैं, बारिशों का सिलसिला बलूचिस्तान भी जा रहा है और बलूचिस्तान में जितने बरसाती नाले हैं उनमें तुग़यानी की पेशगोई है। अगर क्लाउड कवर देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन सारा पाकिस्तान क्लाउडी है, सारे पाकिस्तान में वेदर क्लाउडी है और ये बादल पूरे पाकिस्तान में किसी भी वक्त बरस सकते हैं। ये बादल पाकिस्तान में किसी भी वक्त बरस सकते हैं। खैर दोबारा से हम पंजाब की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि पंजाब में जो सूरत हाल है बारिशों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए परेशान कन हो चुकी है। शफात, जितनी भी आज हम अखबारात उठाएं वो तमाम तर अखबारात जो एक तस्वीर सबसे बड़ी दिखा रहे हैं वो है लाहौर की कंडीशन की, क्योंकि लाहौर में जितनी बारिश हुई है उसके बाद सड़कों पर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा रहा और लोगों के घरों के अंदर भी ये पानी दाखिल हुआ। ये सिर्फ ये नहीं हुआ बल्कि मकान की छतें गिरने से, मट्टी का तोदा गिरने से और करंट लगने की वजह से भी हमने देखा कि इन बारिशों की वजह से 17 जो हैं लोग जाम भाग हुए और दर्जनों लोग इस हवाले से जख्मी भी हुए। फालिया, गुजरांवाला, झंग, फैसलाबाद में भी छत गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए हैं। चकवाल में मट्टी का तोदा गिरा, साथ ही 8 घंटों की बारिश ने लाहौर शहर डबो दिया। 255 मिलीलीटर बारिश हुई है लाहौर में। ये 2017 के बाद 2016 के बाद एक बड़ी बारिश आई है लाहौर में, जो 8 घंटों के स्पेल में इतनी ज़्यादा बारिश हुई हो। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हुआ और नशेबी इलाकों के साथ साथ पौश इलाकों में भी यही सूरत हाल थी कि जहां पर अब भी पानी मौजूद है। मकीन परेशान है और घरों से पानी निकालने का काम भी जारी है। कई सड़कें, कई अंडर पासेस वो भी डूबे। कई दिनों में 2 अंडर पासेस हैं जिनके हवाले से बात की गई और उनके विजुअल्स भी सामने आए जो उसी वक्त जो है बारिश के बाद उनको जो है वो डूबे हुए थे। अवाम ने कैसे सफ़र किया आपको ज़रा वो भी सुनवाते हैं। हमारी जो 20-20 लाख की गाड़ियाँ ये बंद हो गई हैं, इनकी कोई वर्थ ही नहीं रही, तो हम क्या करेंगे इस चीज़ को कि हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। गुलबर्ग का एरिया अमीर लोगों का इलाका है, लेकिन उसमें इतना पानी खड़ा है, कोई वासा वाला कोई बंदा नहीं है यहाँ पे कि जो आगे पानी निकाले। इमरजेंसी के मरीज बेचारे कहाँ वहाँ जा सकेंगे, उनके लिए कितनी मुश्किलात हैं, तो ये सिस्टम कोई ऐसा है नहीं है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात दरपेश हैं लाहौर के लोगों को क्योंकि पानी वहाँ पर खड़ा है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है MD वासा जाहिद अजीज़ साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने में वक्त दिया। जाहिद साहब, ये बताएगा कि क्या वजह हुई कि लाहौर में बारिशें, कोई नई बात तो नहीं है, लाहौर में तो बारिशें होती रहती हैं, लेकिन एकदम से ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि लोगों के घरों तक पानी चला गया और यहाँ के लाहौर के तो जनरल अस्पताल में भी पानी चला गया। जी, मैं ये आपने सही कहा कि बारिश कुछ गैर मामूली थी और ये तकरीबन 200 मिलीमीटर के करीब रात 12:15 शुरू हुई और सुबह 8:30 ख़त्म हुई। इसमें जो खुश आइंद बातें हैं, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशनली जो कि इंटरनली हम एक ऑपरेट कर रहे होते हैं, सिस्टम को चला रहे होते हैं, तो सारे बंदे मेरे समेत फील्ड में थे, तो हम इंटरनली हमने एक दूसरे को मुबारकबादें दी कि हमने 2 घंटे में मेजर सिटी के पॉइंट्स क्लियर कर दिए और उसके बाद बाकी मानदा पॉइंट्स को भी अगले 6 घंटे में मुबारकबादें दी हैं, आपने बोला खुशाइन बात थी, ये 2 घंटे में कौन से शहर के ऐसे इलाके थे? हमारे लाहौरी लोग भी जानना चाहते हैं कि वो कौन से ऐसे इलाके थे जहाँ से 2 घंटे में पानी क्लियर हो गया था। बिल्कुल, एक तो लक्ष्मी चौक है जो बड़ा ट्रेडिशनल एक ऐसा इलाका है जिसमें 5 सड़कें आके उस गहरे पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं और उनका पानी प्याला नुमा चौक है। ये 10:15 कल जब 8:30 बारिश खत्म हुई, 10:15 पे ये क्लियर हो चुका था पानी से, और जो कि गैर मामूली बारिश थी, जो कि बहुत जो अब्दुल हकीम रोड है वहाँ पे तो लोगों को प्रॉब्लम तो रही है। पीछे रेलवे स्टेशन में पानी खड़ा। बिल्कुल, वही मैं पूरी डिटेल बताना चाह रहा था कि 22 हमारे पॉइंट्स हैं लाहौर में जहाँ पे पानी खड़ा होता है, जो नशीब, जैसे ऊपर रोड है, मोंटगोमरी रोड आपने बताया, इस तरह से करतबा चौक और लॉरेंस रोड और सारे होते थे। इस साल जो सबसे पहला तो चेंज आई कि लॉरेंस रोड पे बिल्कुल पानी नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि वहाँ पे हमने एक आबी ज़ख़ीरा बना लिया और उसके बाद इतनी ज़्यादा बारिश भी हुई तो सड़क पे पानी गायब था और सारे का सारा उस टैंक में चला गया, टैंक भर गया था पूरी तरह। जो बाकी पॉइंट्स हैं जैसे लक्ष्मी चौक, करतबा चौक, इसके बाद ये जो जितने भी GPO हो गया, नाभा रोड हो गई, ये 4 घंटे में ये क्लियर हो गए। और तमाम के तमाम जो आखिरी पॉइंट था उसमें हमें देर लगी, वो पॉइंट था एक ताजपुरा में और एक इचरा में, उसमें हमें 7 घंटे लग गए। अब इंटरनली जो रिव्यू हमारा होता है उसमें ये होता है कि जितने आवर्स में हमने घरों में पानी दाखिल हुआ और इसी तरह गुलबर्ग का खास तौर पे हर बारिश के बाद गुलबर्ग का जिक्र ज़रूर होता है कि वहाँ बारिश का पानी कंटेन हो जाता है और वो बाद में पंपिंग के थ्रू निकाला जाता है।
तो ये सीवेज सिस्टम नहीं है डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड है, क्या मसला है? ऐसे है कि जो भी लाहौर में बारिश चाहे गुलबर्ग में हो चाहे किसी भी इलाके में हो, उस पानी को हमने दरिया रावी तक पहुंचाना होता है। और अगर आप गुलबर्ग से रावी की तरफ चलें गाड़ी में बैठ के तो आपको आधा घंटा तो लग ही जाएगा। तो इसलिए पानी को गाड़ी से तो स्लो ही जाएगा, तो उसमें कोई घंटा या 2 घंटे लग जाते हैं। गुलबर्ग के केस में कोई 2.5 घंटे हमें लगे पूरा सिटी का गुलबर्ग एरिया क्लियर करने में। और जब शाम को सारे यानी हम आप घरों में गए ये कह 4 रहे हैं बज के 10 कि मिनट पे आखिरी 10:30 पॉइंट बजे क्लियर तक किया। या 11 बजे तक गुलबर्ग क्लियर हो गया था? नहीं, 10:30 बजे लक्ष्मी चौक और दीगर इलाके, और गुलबर्ग का एरिया तकरीबन 12:30 बजे में हमने क्लियर किया। ये सर और जो आखिरी मनाजिर पॉइंट चला रहे शहर हैं, का ये 4 कल बज शाम के के 10 मिनट पे। ये जो मनाजिर जो अपनी स्क्रीन कल पे चला रहे दोपहर हैं के कल शाम टाइम्स। के। कई कैमरे हमने देखे हैं, आपका चैनल नहीं था। हमने कैमरे वाले इतने परेशान थे पानी की तलाश में कि वो सड़क के करीब करके उन्होंने 2 इंच ऊपर कैमरा रख के भी लहरें कैमरे पैदा वाले की परेशान तरह नहीं थे, बैठ के। आवाम परेशान थी। आपका दावा अपनी जगह हो सकता है दुरुस्त हो, लेकिन ये मनाजिर जो हम दिखा रहे हैं ये एक्चुअल विजुअल्स हैं, जहां पे गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं, जहां लोग घुटनों इसमें घुटनों पानी में चल रहे हैं। एक मैं थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर दूं। कई दफ़ा वो मीडिया आउटलेट्स के तरफ हम अपनी इंफॉर्मेशन सही नहीं पहुंचा सकते। मिसाल के तौर पे कदाफ़ी स्टेडियम एरिया है, वो बिल्कुल कदाफ़ी क्रिकेट PCB के ज़ेर इंतज़ाम है, उसके दोनों तरफ गेट लगे हुए हैं, फिरोजपुर रोड पे भी और गुलबर्ग साइड पे भी। प्रेमिसेस उनका प्राइवेट है, सही। तो उसमें आप बादशाह को नहीं ब्लेम कर। इस तरह से लिबर्टी की पार्किंग है, तो उसमें एक पार्किंग कंपनी है जो लोगों से टिकट लेके लोगों की पार्किंग करवाती है। सो दे हैव देयर ओन डोमेन विद इन द प्रेमिसेस। इस तरह वाल्टन रोड है, ये DHAs हैं। सही, लेकिन फिर वहाँ भी पे, लोग 12 बजे जो है जन- जनाब इलाकों की बात कर रहे हैं, 12 दोपहर तक ये बारिश का पानी वहां से नहीं निकला और शाम तक हमारे पास फुटेजेस मौसूल। शुक्रिया जी, जाहिद साहब हमारे साथ, MD वासिफ साहब मौजूद थे। अब हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं तो बच्चों को तैयारी कैसी करनी पड़ेगी और साथ में दांतों का ख्याल रखना अपने, इस हवाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और स्कूल खुलने वाले हैं, 15 सितंबर नज़दीक आ रही है, तो ऐसे में बच्चे उदास हैं, पेरेंट्स खुश हैं। पेरेंट्स कह रहे हैं चलो अच्छी बात है, थोड़ी देर के लिए ज़रा बच्चा घर से बाहर भी जाएगा। बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, बाहर जाएंगे तो मतलब टेंशन होगी। लेकिन असल मामला ये है कि बाहर बैठा हुआ है कोविड। तो अगर कोविड से हमने स्कूल वालों को भी जरा बताना है कि आपने स्कूल कैसे खोलना है, हमने बच्चों को भी बताना है कि भाई आपने स्कूल में कैसे रहना है, बार बार जो है ना वो मास्क से खेलना नहीं है, आपने जो है वो मतलब ये थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ट्रेनिंग है और ये सारी चीजें जरूरी हैं। बिल्कुल शफात। और ये है कि बच्चों को जब हमने स्कूल भेजना है तो माँ बाप जहाँ पर खुश भी हैं तो वहाँ माँ बाप काफ़ी ज़्यादा तशवीश में इनको लगा के कि क्या करेंगे, कोविड से हमें निपटना कैसे, बच्चों को ट्रेन कैसे करेंगे। साथ में से पहले सिंध की वज़ीर सेहत अज़रा पिचहू ने भी कोरोना वायरस के मुकम्मल खात्मे तक सूबे में प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोलने की सख्ती से मुखालफत भी की थी। उनका कहना था कि जब तक हम कोविड-19 से निजात हासिल नहीं कर लेते, हम जो छोटे बच्चे हैं उनको हमें घरों में ही पढ़ाना होगा। उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। बच्चों का जो है स्कूल जाना, स्पेशली प्राइमरी और छोटे बच्चों का, जूनियर स्कूल के बच्चों का स्कूल जाना नहायत तशवीशनाक है इस कोविड के वबा के होते हुए। हमें जब तक हम कोविड से निजात नहीं पा लेते, हमें इन बच्चों को घर ही में पढ़ाना चाहिए। जब तक कोविड से निजात नहीं पा लेते तब तक हमें इन छोटे बच्चों को घरों पे ही पढ़ाना चाहिए। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सर्विस लाइन चीफ चिल्ड्रन हॉस्पिटल माहिर इमराज इकबाल, डॉक्टर अली फैसल साहब, उनको शाम में गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने सुना कि अज़रा पिचहू साहब अभी क्या बात कर रही थी और छोटे बच्चों के बारे में कहा जाता है उनको ट्रेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, उनको SOP सिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो माँ बाप को ऐसी क्या बेसिक ट्रेनिंग है बच्चों की करनी चाहिए ताकि बच्चे प्रिपेयर हो सकें कोविड के माहौल में स्कूल जाने के लिए? बहुत शुक्रिया मदिया, अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं डॉक्टर अज़रा पिचहू की बात भी सुन रहा था। मेरे ख्याल है 3 चीज़ें पेरेंट्स को अपने बच्चों को अभी से ही ट्रेन करनी चाहिए और आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे अच्छे खासे ट्रेन भी हैं। वो चीज़ें जिनसे कोरोना से आप बच सकते हैं। पहली चीज़ है वो मास्क पहनना है। आजकल बहुत डिफरेंट टाइप के कलरफुल मास्क आए हुए हैं। आप बच्चों को ट्रेन करें कि वो मास्क पहनना शुरू करें। ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, जब तक घर से थोड़ा थोड़ा देर से शुरू नहीं करेंगे, बाहर जाएं तो लाजमी पहना के रखें। दूसरा है हैंड सैनिटाइजेशन। बच्चों को फ़ौरन से ट्रेन करना शुरू करें कि अपने हैंड को बार बार धोना है या हैंड को सैनिटाइज करना है। ज़रूरी नहीं कि अगर हैंड सैनिटाइज़र नहीं है तो आपके हाथ क्लीन नहीं हो सकते।
ना आम साबुन से भी और बिल्कुल पानी से बार बार धोने से हाथ क्लीन हो सकते हैं और आप कोरोना से बच सकते हैं। और तीसरी चीज़ है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि हम और आप मिलके काफ़ी अरसे से ट्रेन कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, कि आप एक दूसरे से फासला रखें, कम से कम फासला 6 फीट या 1 उसके मीटर का बावजूद होना डॉक्टर चाहिए। साहब ने देखा, हमने लोगों को इतना ट्रेन कर लिया, जब 14 अगस्त आ गई तो सब लोगों ने देख लिया, जब ईद रात आ गई, चांद रात आ गई, तभी लोगों ने देख लिया कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों ने कितनी कितनी बात समझी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और उसका मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, वरना जिस तरीके से हमने इसकी सैबोटाज किया है पर्सनल प्रोटेक्शन को, उसके हिसाब से हमारे केसेस बहुत ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन अपेरेंटली जो डेटा है वो बताता है कि पाकिस्तान में केसेस कम होते जा रहे हैं और अल्लाह के फजल से मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर कम होते जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चले बच्चों के हवाले से बात हो गई, लेकिन स्कूल सिस्टम्स जो हैं वो उनसे हमने बड़ी दफ़ा पूछा है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से हमारी बात हुई है कि क्या एसओपीज़ आपने टेबल पे रखे हैं, क्या एसओपीज़ ऐसे इंश्योर किए हैं जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में हुआ। उन्होंने सबसे पहले स्कूल्स खोले थे, लेकिन स्कूल्स के एक तो उन्होंने आवर्स कम कर दिए थे, 3 घंटे के कर दिए थे, फिर हर क्लास को 2 दिन के स्पैन में उनकी एक क्लास कंप्लीट होती थी, यानी कि आधे आधे बच्चों को पढ़ाया जाता था, डिस्टेंसिंग को बड़ा मेंटेन किया गया था। ऐसे कोई एसओपीज़ अभी तक आए नहीं है। आपकी कोई स्कूल सिस्टम से बात हुई है, कोई आपने उनको ट्रेन करने की कोशिश की है? जी, मैंने और मेरी मेरे साथ कोलीग हैं डॉक्टर शलीना, हम आगा खान हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। सो हमने आगा खान के हॉस्पिटल के पोर्टफोलियो से, यूनिवर्सिटी के पोर्टफोलियो से अच्छे खासे स्कूल सिस्टम को ट्रेन किया है। हमारी फर्स्ट जो ट्रेनिंग सेशन था वो हमने मई जून के अंदर किया था, जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट 35 स्कूल सिस्टम को पूरे 1 महीने के लिए ट्रेन किया था कि स्कूल कैसे खुलने चाहिए, कितने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, कैफेटेरिया को खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए, 2 बच्चों के दरमियान में गैप कितना होना चाहिए, स्कूल की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। इसमें एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन से बच्चों को स्कूल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और कौन से बच्चों को आप घर पे बैठ के ट्रेन कर सकते हैं। डॉक्टर अज़रा पीछू ने जो बात की है उसमें मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करती हूँ। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट, ECD। दुनिया जहान का डेटा कहता है, बहुत क्लियर डेटा है इंटरनेशनल के ECD अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के अंदर बच्चे को सबसे ज़्यादा स्कूल की ज़रूरत है। तो अगर आप मुझसे पूछें आप सबसे पहले किसके लिए स्कूल खोलने चाहिए, तो मैं कहूँगा छोटे बच्चों के लिए सबसे पहले स्कूल खोलने चाहिए। हाँ, उसके लिए गवर्नमेंट को बैठना चाहिए स्कूल्स के साथ, उनकी जो ट्रेनिंग है वो करनी चाहिए, हर स्कूल सिस्टम के अंदर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि बिल्डिंग वाले स्कूल के अंदर क्या हालात हैं, ओपन स्कूल के अंदर क्या हालात हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए टीचर्स को कैसे-कैसे आपने ट्रेन किया है, पेरेंट्स को आपने कितना एजुकेट किया है, स्कूल सिस्टम ने पेरेंट्स से कितनी बात की है और पेरेंट्स से स्कूल सिस्टम का कनेक्शन क्या है। हमारे यहाँ बहुत डिस्कनेक्ट है। ऑल्सो वो कौन से पर्टिकुलर We are क्वेश्चंस हैं जो कि पेरेंट्स को पूछने चाहिए स्कूल से कि आपने क्या तैयारी की है बच्चों के हवाले से? जी, बहुत बहुत ज़रूरी है। हर स्कूल में पेरेंट टीचर एसोसिएशन होती है, उसको फ़ाल करने की ज़रूरत है। उनको पूछना चाहिए कि स्कूल के अंदर स्कूल में नर्स है कि नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। स्कूल में नर्स होना बहुत ज़रूरी है। किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है, डॉक्टर नहीं भी हो चले, नर्स का होना बहुत ज़रूरी है हर स्कूल सिस्टम के अंदर। बच्चे को खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाता है तो कैसे ट्रैवल कराया जाएगा, कौन से अस्पताल लेके जाए, किस अस्पताल से आपने बात करके रखी है, कौन से स्कूल के करीब तरीन अस्पताल कौन सा है, किस बेसिस के ऊपर आपने बच्चों को कहा है कि स्कूल में आने जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जो हम मिस करते हैं अक्सर, वो ये कि हमको ये भी देखना पड़ेगा, जैसे आपने बताया कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर स्कूल के ड्यूरेशन को उन्होंने कम कर दिया और मल्टीपल, तो मेरा ख्याल है हमको भी यही एक स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि हम छोटे बच्चों के लिए स्कूल को जल्दी खोलें और उसको जल्दी ख़त्म करें और उसके बाद शिफ्ट्स के अंदर स्कूल को चलाएं। ये बड़ी अनयूजुअल बात है और अब बीइंग वेरी ऑनेस्ट मेरी जो सोच थी वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि शायद बड़े बच्चों का स्कूल ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अब जैसे आप बता रहे हैं एंड डेफिनेटली इट्स अ रिसर्च कि ये ECD जो है ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और सबसे छोटे बच्चों को सबसे पहले स्कूल जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अली फैसल हमारे साथ मौजूद थे और उनके साथ हम बातचीत कर रहे थे कोविड के बाद बच्चों के स्कूलिंग सिचुएशन पे। बिल्कुल जी, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत सयाहत के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से सयाहत बहाल करने के बाद शहरियों ने वो इलाके जो कि ठंडे हैं उन इलाकों का रुख कर लिया है और सयाहत के शौकीन अफराद चित्राल के दुश्वार गुजार रास्तों का सफ़र करके चित्राल नेशनल पार्क पहुंच रहे हैं और इन पार्क में जाके वो लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, बता रहे हैं नेशनल पार्क में मौजूद हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ ज़ियाउल हक। इस वक्त चित्राल गोल नेशनल पार्क में हूँ, जिसको वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट
इसकी सुपरविज़न करता है। और ये चित्राल से तकरीबन 3 घंटे की मुसाफियत पे है और कच्चा रास्ता है। गाड़ी चित्राल से यहाँ पर आने के लिए 2000 रुपये लेती है और 9000 फीट पे है। इस पार्क की सबसे बड़ी खूसियत यह है कि इसके जब हाइट पे हम पहुँच जाते हैं तो इसके इर्द गिर्द जो पहाड़ी चोटियाँ नज़र आती हैं उनमें हमें गरम चश्मा की पहाड़ी चोटियाँ नज़र आती हैं और हल्की सी तिरछमीर की पहाड़ी की चोटी भी नज़र आती है। और इसके ऊपर से चित्राल का मुकम्मल नज़ारा देखा जा सकता है जिसमें एयरपोर्ट भी नज़र आता है। यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ इस जगह पे जो वाइल्ड लाइफ पार्क है इसने एक हट बनाया हुआ है, खूबसूरत जगह है। अगर फिरदौस बर रूए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, बल्कि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और जनाब कल एक जब आपने देखा कि पहले हमने कराची की बात की, लेकिन कल के हवाले से अगर बात करें तो सदर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। क्या हुआ ज़रा पहले तो उस पर नज़र डालेंगे। दूसरा दीगर कुछ इशूज़ हैं उनके ऊपर भी बात करनी है। कुछ अहम हमने कल भी स्टोरी शेयर कल हमने डॉक्टर महा की खुदकुशी के केस के हवाले से बात की थी, तो उस हवाले से भी जो अहम पेशरफ्त हुई है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो उनके करीबी दोस्त हैं उनसे हमारा रब्ता भी हुआ है, उनसे जो हमारी गुफ्तगू हुई है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि ऐसी क्या वजह थी कि एक ऐसी लड़की जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट था और इतनी वो खुश थी कि जिस दिन उन्होंने खुदकुशी की है शफात, उस दिन उन्होंने अपने बालों का कलर भी डाई करवाया। ये सारी बातें आपके सामने रखेंगे और साथ ही शो के आखिर में आपकी मुलाकात करवाएंगे हादिया हाशमी से। तो ये सारी बातें मैंने अभी बता दी तो आप शो क्यों देखेंगे, लिहाजा सबसे पहले क्या करेंगे जनाब, टॉप स्टोरीज की जानिब चलते हैं। तीसरे पार्लिमानी साल के आगाज पर सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, ऐवान से वॉकआउट। लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ बोले कि नाम नहाद सदर ओहदे का आईनी जवाज खो चुके हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन आशूरा के बाद नए लाएमल का ऐलान करेगी। सबसे पहले बात करते हैं जनाब, कल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया और उसमें अपोजिशन ने बड़ा शोर शराबा किया, बड़ी हंगामा आराई की। बिल्कुल जी, और अपोजिशन ऐवान से वॉकआउट भी कर गई। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि इस बार सोचा था कि आराम से खिताब कर सकूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बोले दुनिया में पाकिस्तान वो वाहिद कौम है जिसने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, हुकूमत आई तो करप्शन का बाजार गर्म था, मईशत तबाह थी और कौमों की जिंदगी में मुश्किल हालात आते हैं। कोरोना के खिलाफ कामयाब हिकमत अमली की दुनिया मुअत्तरफ है जो शायद इससे पहले कभी नज़र नहीं आया होगा। पाकिस्तान अपना ऐसा रोशन मुस्तकबिल देख रहा है। अपोजिशन ने इसे एग्री नहीं किया थी, अपोजिशन ने वॉकआउट किया और लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नाम नहाद सदर अपने ओहदे का आईनी जवाज खो चुके हैं। मईशत की 2 साला तबाही का जश्न मनाया जा रहा है। हुकूमत का मजीद रहना मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है। साथ राजा परवेज साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा नाअहल और बेकार हुकूमत मुल्क की तारीख में नहीं आई। मुशाहिदुल्लाह खान बोले कि हुकूमत का सूरज गुरूब होने वाला है और शहरी नुमान ने कहा कि 18 माह में इतने कर्जे लिए जो 72 साल तारीख में नहीं लिए गए। इन सब का क्या कहना था आपको सुनवाते भी हैं। नून लीग का मौक़िफ़ जानने के लिए हमने रब्ता किया है नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी साहब से। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने में वक्त दिया। ये बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खिताब के मौके पर अपोजिशन ने एक बार फिर एहतजाज किया और अपनी वॉकआउट भी कर लिया है, तो क्या वजह बनी कि मुश्तरका इजलास से आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया? उनकी तकरीर में और फैजुल्ला चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या फ़र्क था? वाह 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 के नारे सिर्फ, हाँ सब ने कमाल कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। जिस सदर को ये नज़र नहीं आता कि ना मुल्क में आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है और दवाइयों के स्कैंडल से लेकर पेट्रोल की जो बहरान है उसमें, और उसके बाद वो कश्मीर और सऊदीया जैसे तलकात जिस हुकूमत से कायम नहीं रहे, वो उन चीज़ों की निशानदेही के बगैर वो वाह वाह करें, तो इस तरह की तकरीर तो मेरा ख्याल सुनने के काबिल है ही नहीं।
सो सदर को सदर ममलिकत बनना चाहिए, पाकिस्तान का सदर बनना चाहिए, उसको कोई मदह सरा नहीं बनना चाहिए हुकूमत का, और उस हुकूमत का जो पाकिस्तान में सबसे 70 साल में सबसे ज़्यादा हुकूमत है। वो आपका पॉइंट है, आपका सियासी नैरेटिव है, लेकिन ये बात जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने अपनी तकरीर में तो कही है, लेकिन कोरोना के हवाले से तो आप एग्री करेंगे कि हुकूमत की स्ट्रेटजी कामयाब हुई है? मेरा ख्याल है यकीनन सदर साहब क्योंकि प्रेसिडेंट हाउस में रहते हैं और शायद उनको बाहर आम लोगों के हालात तो नज़र ही नहीं आते होंगे और ना ही उनका कोई वास्ता होगा, नहीं तो किसी गरीब आदमी से, किसी आम आदमी से पूछे कि उसकी ज़िंदगी पहले से तंग हुई है या पहले से बेहतर हुई है, और ज़रा ये पूछ लें कि वो आटा चीनी का भाव क्या है। वो चीनी जो 55 रुपए में मिलती थी 110 रुपए, डबल हुआ है। सेंचुरी मुकम्मल की है इमरान खान ने इस चीनी की, और वो आटा जो 30 से 35 रुपए में मिलता था वो 70 से 75 रुपए, वो भी डबल हुआ है। आप बिजली और गैस के बिल देख लें, आप पाकिस्तान में रोजगार के मौके देख लें, क्या बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुई है? कितने लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, ये तो हुकूमत खुद कह रही है। महंगाई कम हुई है या ज्यादा हुई है, ये हुकूमत खुद कह रही है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है। सो कौन सी ऐसी चीज है जो इस हुकूमत ने बड़ी कामयाबी से की हो? हाँ, बड़ा कामयाब इन्होंने किया है कि अच्छी भली चलती हुई जो मईशत थी उसको लाके ICU में डाल दिया है। अच्छी भला जो पाकिस्तान चल रहा था वकार और इज्जत के साथ, वो मामला जो 73 साल में कमजोर से कमजोर हुकूमतें भी पाकिस्तान में आई मगर कश्मीर को हाथ नहीं किसी ने लगाया। अच्छा, ये कहेगा कि अब आप लोगों की जाने से फैसला किया गया है कि आशूरा के बाद जो है वो तहरीक चलाई जाएगी, इस चीज़ का इंदिया भी दे दिया गया है। सो इसकी अब कितनी पॉसिबिलिटी है कि जो सारी ऑपोजिशन मिलके किसी एक मुश्तरका हिकमत अमली पे अमल करवा सकेगी और मुत्तफिक भी हो जाएगी उस पर? देखिए, बिल्कुल ये वक्त की ज़रूरत है। लोग इस वक्त ऑपोजिशन की तरफ देख रहे हैं, और लोग क्योंकि हुकूमत तो बिल्कुल एक क्या कहते हैं सियासी जनाजा है, पड़ा हुआ है, उसको जब मर्जी पढ़ा लें, उसकी तरफ कोई उम्मीद नहीं है अवाम की उम्मीदें अब अगर कुछ रह गई हैं तो वो अपोजिशन की तरफ है, और वो समझते हैं कि एक अपोजिशन ऐसी जानदार रोल प्ले करे कि जिससे इस तरह के नालायक और नाहलों से जान छूटे, जिन्होंने आटा चीनी रोटी जो है वो छीन ली है, और आने वाले सालों में भी कुछ बेइम्कान नहीं लगते। आने वाले सालों में भी बेहतरी के इम्कानात नहीं लगते। बहुत शुक्रिया जी। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना सियासी नैरेटिव दे रहे थे। बड़ा एग्रेसिव स्टांस है उनका, लेकिन मसला है कि जो नून लीग की जो लीडरशिप है उसमें देखिए टॉप लीडरशिप का तो स्टांस एग्रेसिव नहीं है, लेकिन जो नीचे की लीडरशिप है उनका स्टांस बड़ा एग्रेसिव है और वो बात भी बड़ी एग्रेसिव करते हैं। ये क्या वजह है? शफात, सिर्फ ये नहीं कि नून लीग के रहनुमा बड़े एग्रेसिवली अपने स्टांस को आगे दे रहे हैं, बल्कि हमने देखा कि जो बाकी भी हमारे जो बड़े पॉलिटिशियन है वो काफ़ी एग्रेसिवली स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। हम ज़रा शेख रशीद साहब की बात करें तो शेख रशीद साहब कहते हैं जी इन तिलों में तेल नहीं है, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। उनका कहना था कि पहली बार जमहूरी हुकूमत और फौज एक लाइन लेंथ पर है, लोग इख्तलाफ ज़रूर कर रहे हैं लेकिन अभी इमरान खान से नफरत नहीं कर रहे। इमरान खान वो इंजन है जिसके पीछे टूटे फूटे डब्बे भी लगे हुए हैं। मरियम से किसी ने नहीं पूछा कि 1 साल क्यों चुप रही, लंदन जाने का मुतालबा न माना तो पथराव के जुलूस निकाला। APC वाले देखते रह जाएंगे, मुहर्रम के बाद रबीउल अव्वल भी आ जाएगा। शीर तजारत रज़ाक दाऊद कहते हैं बरामदाद में इजाफा करके करंट अकाउंट खसारा $20 अरब से $3 अरब तक लाए हैं। कोरोना खत्म होगा तो चीन के साथ फ्री ट्रेड मुआहदे पर अमलनामा शुरू कर दिया जाएगा। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 20 बिलियन से गिरकर $3 बिलियन तक पहुंच गया है। ये टीम वर्क थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, FBR, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। हम लोगों ने ये कह के तवज्जो दो एक्सपोर्ट के ऊपर, इम्पोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा। हमारे जो थीम है ना वो ये है एक्सपोर्ट लेड मेक इन पाकिस्तान। कोविड ख़त्म होगा तो हमारा जो FTA चाइना के साथ वो भरपूर होगा। शबात, एक दौर था जब हम देखते थे कि जो हमारे लीडर्स थे, मतलब आई वोंट से लीडर बट जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल शख्सियात होती थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर का भी हेड ऑफ स्टेट जो होते थे, उनको अपनी बात कहने के लिए बहुत सारे इंटरव्यूज़ में फिर भी समहाउ उनको उनके मुआवनीन की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब हालात काफ़ी बदल चुके हैं। जी जनाब, आज के लीडर इमरान खान साहब के हवाले से अगर बात किया जाए
तो उन्होंने बगैर डिक्टेशन लिए दो टोक बात की है और उनका जो उन्होंने कहा है अपेरेंटली ऐसा लगा जैसे उन्होंने इस पर अमल भी किया है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। अभी हम आपको एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चले कि सुप्रीम कोर्ट में सरकारी घरों की गैर कानूनी अलॉटमेंट पर अज खुद नोटिस की समाअत हुई है। अदालत ने सिंध हुकूमत को गैर कानूनी मकीनों से सरकारी मकानात 2 माह में खाली कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि गैर कानूनी अलॉटमेंट मनसूख और मेरिट पर अलॉटमेंट की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत से अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली है। एडिशनल AG सिंध ने अदालत को बताया कि सिंध के 229 सरकारी मकानों पर गैर कानूनी कब्जा है। कोरोना की वजह से खाली कराने का अमल रोक दिया गया था और CDA के वकील ने बताया कि IG इस्लामाबाद का घर भी गैर कानूनी तौर पर अलॉट हुआ। इस्लामाबाद पुलिस CDA के 200 क्वार्टर्स पर काबिज है। मुज़ाकरात हुए मगर पुलिस कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि आइंदा समाअत पर इस्लामाबाद पुलिस का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। और फिर आपको बताते चले कि चीफ जस्टिस ने करार दिया है कि आइंदा समाअत पर इस्लामाबाद पुलिस का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। और बड़ी दिलचस्प बात CDA के वकील की जानिब से अदालत में की गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि CDA के 200 क्वार्टर्स इस वक्त पुलिस के ज़ेर इस्तेमाल है और वो कब्जा, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं। हमने मौसम की बात कर ली, हमने सियासी गर्मा गर्मी के हवाले से बात कर ली, जो सियासी गर्मा गर्म स्टेटमेंट्स आ गई वो तमाम से चीज़ें डिस्कस कर ली। लाहौर में जो बारिश ने, पंजाब में जो बारिश ने तबाही मचाई, इस हवाले से बात भी कर ली। लेकिन अभी एक और अहम मसले पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये मसला जो है ये बच्चों से रिलेटेड है। मसला ये है जब बच्चों के नए नए दांत निकलते हैं तब तो शफात इतने प्यारे लगते हैं, मोती की तरह चमकते हैं, बड़ी खुशी होते हैं, बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है उसको। लेकिन उसके बाद होता है ये कि हम बच्चों को मोहब्बत में टॉफ़ी, चॉकलेट, हर मीठी चीज़ बच्चे को खिलाते हैं और होता क्या है कि वो प्यारे प्यारे दांत जिनके निकलने पे हम बड़ा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ना, फिर हमें बड़ा दुख भी होता है जब वो दांत टूट रहे होते हैं। और अगर वो दांत काले हो जाए तो छोटे से बच्चे की पर्सनैलिटी खराब हो जाती है। ये एक मफरूज़ा है कि वालिदैन बच्चों को पालते हैं, दौरे हाज़िर में बच्चे वालिदैन को पाल रहे हैं और बच्चे डिक्टेट करते हैं वालिदैन और बच्चों को फोन्स पाल रहे हैं। और बच्चे मतलब जो है ना वो अमेरिका से डिक्टेशन ले रहे हैं, क्योंकि वो सारे जो यूट्यूब के चैनल्स वो देख रहे होते हैं वो सब अमेरिका से। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश पे नाकाम हो रही है। एनीवे ख़वातीन और हज़रात, मामला ये है कि बच्चों के दांतों की सेहत आजकल की उनकी ईटिंग हैबिट्स से कॉम्प्रोमाइज़ होती है और आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कीड़ा लगे दांतों के साथ बड़ी तकलीफ में होते हैं, उनकी हेल्थ भी ओवरऑल मुतासिर होती है। जब अब बड़ों के दांतों में अगर कोई सूजन हो, तकलीफ हो या कीड़ा लग जाए या ठंडा गर्म के उनको मसले हो दांतों में, तो जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाते तो ये छोटे बच्चे होते होंगे तो इनको कितनी तकलीफ होती होगी। एग्जैक्टली जनाब, तो इसी हवाले से ज़रा आज हम भी बात करते हैं। मतलब वैसे टेक्निकल स्पीकिंग, आप वैसे ऐसे कभी बच्चों से वास्ता पड़ा है जिनके सामने वाले दांतों में कीड़ा लगा हुआ? बहुत बच्चे। तो मतलब आपको वो बच्चे क्यूट लगते हैं या आपका दिल चाहता है कि नहीं यार ये बच्चों को जरा? मुझे वो बच्चे तो क्यूट लगते हैं, पर उनके मुझे पेरेंट्स पे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि भाई आपने अपने बच्चों के दांतों के साथ किया क्या और आपने बच्चों को ब्रश करने की आदत क्यों नहीं डाली। कब से हमने बच्चों में ब्रश की आदत डालनी चाहिए और कब से ख्याल करना शुरू कर देना चाहिए, इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर KMGC ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट डॉक्टर सामिया सिराज। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहिबा, हम आपको वेलकम करेंगे अपने शो में। डॉक्टर साहिबा, ये मुझे बताइएगा, डेंटल डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ है, हमें अपने बच्चों में कौन सी उम्र से दांतों की सफाई रखने का जो ख्याल रखने की प्रैक्टिस है ये शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, आप ये समझ लीजिए कि उम्र जो है जब पहला दांत आ जाए। जी बिल्कुल। पहला और दांत? जी पहला दांत जो दूध का दांत होता है, जो यहाँ निकलता है। जी जी बिल्कुल। और जी एग्जैक्टली। और जो देखिए इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 6 मंथ्स टू 2.5 साल से 3 साल। ठीक है, तो जब पहला दांत आ जाए तो उसमें सफाई का ये होता है कि सबसे पहले जो बेस्ट रिकमेंडेड ऑल ओवर वर्ल्ड तरीका है वो ये है कि जो कॉटन गॉज होता है, इट्स अ ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स स्पेशली मदर, जो कॉटन गॉज होता है उसके उंगली में लपेटें आप और जो उस दांत पर बहुत प्रॉपर तरीके से साफ करें उस दांत को। ठीक है, एक दांत भी अगर आ जाए, देखिए एक दांत भी अगर आ गया तो डेफिनेटली एक कैपेसिटी आ गई ना उसके अंदर। हमने सुना कि ये 3 साल की उम्र से बच्चों बिल्कुल, ये मैं कहूँगी ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है। सफाई की आदत देखिए ऑल आप बॉडी की भी ले लें पूरी,
सफाई निस ईमान है, अल्लाह ताला ने आपको कह दिया कि आधा ईमान दे दिया, तो मुंह क्यों नहीं, दांत क्यों नहीं? अच्छा ठीक है? मेरा बच्चा तो ये यहाँ पे एक और बहुत भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम नहीं। आ जाता है। मेरा बच्चा 3 साल का है, उसके हाथ में ब्रश पकड़ा दें, वो 2.5 घंटे ब्रश करता है। नहीं नहीं और मैं कोई आपको छीन के दिखा बताऊं दे रिकमेंडेड जो चीज़ें हैं और जो प्रैक्टिकली बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। एक तो ये गॉस का मैं बताऊंगी आपके इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मैं भी 25 साल से तकरीबन प्रैक्टिस में हूँ और बड़ा अफसोस होता है हमारे पास जब आते हैं बच्चे बहुत छोटे छोटे, और दुख होता है कि इतने ज़्यादा कैविटीज़ हुई हुई होती हैं। तो एक तो ये चीज़ कि आप पहले दांत से इनकी सफाई करना शुरू कर दें, फिर तकरीबन 18 मंथ्स ऑफ एज में, यानी कि 1.5 साल के एज में, ठीक है, उसमें आप सॉफ्ट ब्रश से बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता, इस एज से लेकर 7 to 8 ईयर्स तक की जो एज है वो डिपेंडेंट एज है, यानी कि इट्स द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स स्पेशली मदर्स कि वो सर पे खड़े होकर बच्चे को स्पेशली बिफोर गोइंग टू बेड, हमेशा याद रखिए कि जो कीड़ा लगता है ना वो सबसे ज़्यादा रात को सोते वक्त लगता है, क्योंकि रात को सोते वक्त क्या होता है कि मुंह बंद होता है तो बैक्टीरिया बड़े आज़ाद होते हैं उसको च्यू करने के लिए, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा कीड़ा वहीं लगता है। दूसरा ये कि बच्चे बॉटल फीड, मैं बिल्कुल कहूँगी कि बॉटल फीड लॉन्ग लास्टिंग तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे तो डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि बॉटल फीड जो है ना बच्चों को ना ही कराएं, सबसे अच्छा है। छोटे बच्चों में देखें न्यू बॉर्न से लेकर 2 इयर्स तक तो आपके कुरान ने भी कह दिया है साफ कि कम से कम 2 साल जो है ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को अपना भी वो होता है ना कि वो बस मुंह में फीडर लेके कार्टून देखें। बिल्कुल गलत है। देखिए आप जो आदत बच्चों को डलवाएंगे बच्चे उसी आदत के हैबिचुअल होंगे। तो ये ऑर्थोडोंटिक की जो डिपार्टमेंट की जो प्रैक्टिस में 25 साल प्रैक्टिस में सबसे बड़ी पेरेंट्स की क्या गलती देखी है जिसको आप यहाँ पे पॉइंट आउट सबसे बड़ी गलती ये देखिए कि वो ट्रीटमेंट के लिए बहुत लेट आते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के लिए देखिए कुछ केसेस ऑर्थोडोंटिक्स में ऐसे होते हैं जो अर्ली ट्रीटमेंट मांगते हैं, ठीक है, ठीक है, ये बात हम मानते हैं कि पेरेंट्स को आइडिया नहीं होता, ठीक है। तो कुछ टिप्स इम्पॉर्टेंट मैं आपको बिल्कुल देती हूँ। एक तो ये कि हमारे पास डेंटल चेकअप का रिवाज नहीं है, ये बहुत गलत है। 6 मंथ्स यानी कि छोटे बच्चों से लेकर 12 इयर्स ऑफ एज तक जो रिकमेंडेड विजिट है डेंटिस्ट के पास वो ट्वाइस अ ईयर है, अडल्ट्स का वंस अ ईयर है। मैं कहती हूँ अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना ज़रूर करें कि कुछ टिप्स ऐसी हैं जो मैं आपको यहाँ, लेकिन हर कोई आपको नहीं बता सकता। अब जैसे कि दूध के दांत है, अगर दूध के दांतों में अगर आप ब्रेसेस की ट्रीटमेंट आगे चलकर बहुत कॉम्प्लिकेशन में जा रही उससे बचना चाह रहे हैं, अगर दूध के दांत हैं उनमें गैप नहीं है, अगर गैप है इट्स अ गुड साइन, गैप होना अच्छा है, आगे चलकर ओवरलैपिंग नहीं होती, क्योंकि ओवरलैपिंग जो है ऑल ओवर वर्ल्ड ओवरलैपिंग जिसको हम अपनी डेंटल लैंग्वेज में क्राउडिंग ऑफ टीथ कहते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, यानी कि टीथ एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो लैक ऑफ स्पेस से होता है। लेकिन अगर बच्चों के दांतों में कि अगर आपका डेंचर बड़ा जबरदस्त बड़ा स्मूथ भी हो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी एज के बाद उसमें गैप भी आ जाता है, वो नहीं वो तो अलग चीज़ है। अच्छा, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ कि अगर दूध के दांतों में गैप आ रहा है तो अच्छी साइन है कि आगे चलकर जो बड़ा साइज आएगा बच्चों का उसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी। अगर दूध के दांत करीब करीब हैं या ओवरलैप्ड हैं तो आप जहन में रख लिए कि आपके बच्चों को इवेंचुअली फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी ब्रेसेस की जो ओवरलैपिंग है। अच्छा ये भी जरा मुझे बताइएगा कि ये जो जैसे आपने खुद भी बताया, ये जो बच्चों के दूध के दांत सीधे होते हैं फिर जब वो दूध के दांत गिर जाते हैं तो जो अगले दांत निकलते हैं वो टेढ़े होते हैं। जी बिल्कुल, उसमें ये होता है कि और फिर बहुत सारे हैबिट्स जैसे कि थंब सकिंग की हैबिट है, ये बहुत ख़राब हैबिट है। मैंने तो यहाँ तक देखा है न्यूबॉर्न बेबीज यानी कि अभी 3 या 2 दिन के हैं और वो थंब सक कर रहे हैं, वो पाँव का अंगूठा भी कर रहे हैं और उस वक्त हमें लग रहा था कि कितना क्यूट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन देखें वो बेसिकली क्या होता है कि बच्चा ज़्यादातर केसेस में बच्चे हंग्री होते हैं, भूखे होते हैं, ठीक है, तो उनको फ्रीक्वेंट फीडिंग की ज़रूरत होती है। उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो सकिंग से एक सेटिस्फैक्शन उनको हासिल हो जाती है। जो पेसिफायर बच्चे इतना इस्तेमाल करते हैं 4-4, 5-5 साल के बच्चे हो जाते हैं, बिल्कुल गलत है। देखिए पेसिफायर्स जो है ना ये हमारे जो ओरो फंक्शनल हैबिट्स हैं उनमें ये पेसिफायर्स यूज़ करना, इससे जो है दांत बाहर की तरफ आते हैं, जो जॉज होते हैं, अपर का एक जॉ है एक लोअर जॉ है, ठीक है, तो स्पेशली अपर का जॉ पैलेट यानी तालू का जो हिस्सा है वो ऊंचाई में चला जाता है, दांत बाहर को आ जाते हैं, तो ये थंब सकिंग से बहुत ज़्यादा होता है। और पेसिफायर्स निप्पल वगैरह यूज़ करते हैं। आपकी बातों से मैं स्कैन कर रहा हूँ अपने सारे दोस्त जिनके बच्चे हैं, तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक पेरेंट ऐसा नहीं नजर आया जिसने अपने बच्चों की ओरल हाइजीन प्रॉपर तरीके से रखी हुई हो। हर एक की पेरेंटिंग में ये इश्यूज हैं
बच्चों का शुगर इंटेक बहुत ज्यादा जी, है, जी। बच्चे जो सीरियल्स खा जी, रहे हैं वो जी। चॉकलेट के जी, हैं, जी। जो बिल्कुल। बच्चे रोटी भी अगर खाते हैं तो वो चॉकलेट स्प्रेड के साथ खाते जी, हैं। जी। हर चीज के अंदर नहीं, शुगर देखिए, इंटेक बहुत ज्यादा है। थोड़ा बहुत शुगर इट्स ओके, बट ये कि बच्चों का अगर हैबिट आप डालें कि आफ्टर एवरी मील या एटलीस्ट बिफोर गोइंग टू बेड और सुबह नाश्ते के बाद 2 चीज़ें 2 टाइम तो रिकमेंडेड है, ब्रश तो करें। ओके ब्रश अच्छा, करने से क्या होगा बड़ों की कि- भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी, बहुत जी। सारे लोग हैं वो रेकमेंड करते हैं नाश्ते के बाद ब्रश करना चाहिए। जी जी, असल में आपने अगर स्लीपिंग टाइम ब्रश कर लिया है तो नाश्ते से पहले फिर आपको ब्रशिंग की जरूरत नहीं, फिर आप प्रॉपर रिंसिंग कर लें, ब्रश फिर नाश्ता करें और फिर ब्रश करने के बाद appropriate तरीका ये है कि सर्विस नाश्ते पे के जाएं, बाद जॉब ब्रश पे किया जाएं। जाए। जी जी, तो रिकमेंडेड जो है वो ये है कि बिफोर एटलीस्ट 2 टाइम्स बिफोर गोइंग टू बेड एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट, और इसके अलावा अगर आफ्टर एवरी मील आप कर रहे हैं तो इट्स गुड, कोई मसला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहबा, आपने इट वाज रियली एन ऑनर, आपने आज बड़ी हमने नई अच्छी बात चीजें बताई। और आज हमने नई चीजें सीखी कि भाई जब बच्चे का दांत आ जाता है तो उसी टाइम से आपने अपने बच्चों के जो एक नन्हे से दांत को भी साफ करना शुरू कर देना, मतलब याद रहेगा बच्चे को सारी उम्र। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं बाखबर सवेरा में। अहम खबर शामिल करते चलें। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समात। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ को 27 अगस्त को तलब कर लिया। अदालत ने हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान को भी आइंदे समात पर पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज, राबिया इमरान और जवेरिया अली पर इल्जामात की वजाहत तलब कर ली। तफ्तीशी अफसर बताएं जो मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं उन पर इल्जामात की नौइयत क्या है। तफ्तीशी अफसर ये भी बताएं कि मुल्जिमान गिरफ्तार क्यों ना हुए, मुल्जिमान ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है या नहीं। एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान निसार अहमद, कासिम कयूम, राशिद करामत समेत दीगर को तलब कर लिया। नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज़ ने दलाइल दिए। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से जायद असासों का रेफरेंस है। एक और खबर शामिल करते चलें। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कोरोना के हवाले से बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने कोरोना पर काबू कैसे पाया ये कोई राज नहीं, अल्लाह के फजल के बाद वजीर आजम की जेर निगरानी मुश्तरका काविशों का नतीजा है। अपने एक ट्वीट में उनका कहना था कि वबा के फैलाव को रोकने और रोजगार बहाल रखने के लिए मुतवाज़ी इक़दाम किए गए। दुनिया हमसे सीखे और पाकिस्तान की इन काविशों को सराहा भी है। और कल हमने बात की थी डॉक्टर महा की खुदकुशी के हवाले से कि ऐसी क्या वजह बनी कि डॉक्टर महा ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि डॉक्टर महा का हंसता मुस्कुराता चेहरा बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं होने देता कि 18 अगस्त की रात को पेश आने वाला वाक़या खुदकुशी का था। 25 साल डॉक्टर महा जो कि एक इन्फ्लुएंसर भी थी, ब्लॉगर भी थी, उनकी मौत को खुदकुशी कहा गया है। लेकिन डॉक्टर्स महा की सोशल मीडिया पोस्ट पर ये भी कह रहे हैं कि कहीं वो जहनी दबाव का शिकार तो नहीं थी। दोस्तों के मुताबिक महा बाहिम्मत खातून थी और भरपूर ज़िंदगी जीने की कायल थी। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे पूछते हैं कि क्या अपडेट्स आई हैं अभी तक। जी अफजल बताइएगा, अब तक क्या अपडेट हुई है, क्या पेशरफ्त हुई है इस मामले में? जी देखिए, पुलिस डॉक्टर महा की हलाकत के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात कर रही है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जाए वक़्वा से जो मिलने वाला असलहा है उसकी जांच की जा रही थी और इस सिलसिले में पुलिस ने जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी रब्ता किया और वहाँ पर जो है वो उस असलहे का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उसके अलावा होम डिपार्टमेंट का जो आर्म्स शोबा आर्म्स है वहाँ पर भी जो है वो इस असलहे का रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। लिहाजा अब दीगर सूबों से जो है रब्ता किया जा रहा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस असलहे के हवाले से अगर मालूमात हासिल हो जाएं तो उसके बाद इस केस में मज़ीद पेशरफ्त हो सकती है। इब्तदाई तौर पर यही बताया गया कि मुबैना तौर पर डॉक्टर महा ने ख़ुद को गोली मार दी थी और उसके बाद उसे शदीद ज़ख्मी हालत में उनके वालिद अस्पताल ले गए थे। तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद वक्त वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहीं और उसके बाद वो जाँबर ना हो सकी और सिर्फ अस्पताल में जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई होने के बाद उसकी लाश को लेकर जो है वो ख़ानदान के लोग उनके आबाई इलाके मीरपुर ख़ास चले गए। अब पुलिस हुकाम का कहना है कि कराची पुलिस की एक टीम तश्कील दी जा रही है जो कि मीरपुर ख़ास जाएगी और जो डॉक्टर महा है उसके वालिदैन का बयानात लेगी और उसके बाद जो है इस वाक़े का बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज होगा। जबकि पुलिस ने कराची में मौजूद जो डॉक्टर महा के करीबी दोस्त हैं उनका भी बयान लिया है। उनका
भी कहना यह है कि 4 साल से वो डॉक्टर महा के साथ राब्ते में है, घर भी आना जाना है, लेकिन जिस दिन ये वाक़या पेश आया उस दिन डॉक्टर महा ने उसे घर आने से मना किया था। सही, ठीक है। जबकि बहुत डॉक्टर शुक्रिया महा आपका कि के आपने अपने मसला से आगाह किया और जैसे महा के जो बाकी साथी थे उनसे भी हमारा राब्ता और इसी वाले से बात करने के लिए डॉक्टर महा शाह के साथ काम करने वाले उनके एक साथी जो हैं उनसे हम बात करेंगे और केस की हसासियत की वजह से हम उनकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करें तो इसमें उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने में वक्त दिया। मुझे बताएगा कि अगर हम डॉक्टर महा शाह के इंस्टाग्राम पे भी देखें तो क्योंकि वो फैशन व्लॉगर भी थी और जो उनकी पोस्ट भी थी उनको देख के कहीं भी ऐसा गुमान नहीं होता था कि वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार थी या कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रही थी। आपकी वो दोस्त थी, वो आपसे बात भी करती थी, उन्होंने कहीं किसी बात का तस्करा किया हो कि वो घर से परेशान है, कोई ऐसा मसला उसकी ज़िंदगी में हो? के बारे में जो ना कोई ऐसी बात नहीं हुई हमारी ना लास्ट वीक डिप्रेशन में थी, ये कुछ हो रही थी कि फैमिली वगैरह इश्यूज हैं। डिटेल में हमें कुछ नहीं बताया, हमें सिर्फ इतना बताया कि जो है ना फैमिली इश्यूज हैं, इस वजह से जो है ना मैं काफ़ी परेशान हूँ। ऐसा तो हमें कभी नहीं लगा क्योंकि वो जो उनकी पर्सनैलिटी थी जिस हिसाब से वो हमसे बात करती थी, हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ। अच्छा ये बताइएगा, हम इस वक्त आपकी आवाज़ भी हम डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, आपकी शनाख्त इस वक्त कम्प्लीटली हम ज़ाहिर है ये मामला हसास नौइयत का है। आप उनके साथ काम करते थे, आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई? 1 दिन पहले हुई थी मेरी मुलाकात के। मैं ऑफ करके जा रहा था तो ये आ रही थी। कुछ तो थी हम जैसे मैं आउट करके निकल रहा था तो ये आ रही थी, तो हम वहाँ पर 5 मिनट खड़े हुए, हमने दुआ सलाम की। मैंने पूछा उनसे तो माशाल्लाह फैशन वगैरह में तो वैसे ही अपडेट रहती थी वो, तो मैंने उनको बोला कि आप आज वो तैयार होके आई हो? हाँ बोलते हाँ, बस ऐसे ही ये बात की उन्होंने। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि उनके पास असलहा था, गन थी या कभी डॉक्टर महा ने इस बात का तस्करा किया था आपसे? नहीं, रखती नहीं है। लास्ट वीक उन्होंने बोला था कि मैंने लेना है, यानी कि मैंने मंगवाया है। हाँ मंगवाया, मैं गाड़ी पे आती जाती हूँ लेट नाइट, तो सेफ साइड के लिए। ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा, हमने बोला भाई वो रिच फैमिली से है, अच्छे खानदान से, तो माशाल्लाह अच्छी गाड़ी में आती है। मैं हो सकता है रखें, उनके ताल्लुकात में आगे तक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें इस हवाले से तमाम तर तफसीलात देने का। और ज़ाहिर है एक इन्होंने अपना एक परसेप्शन दिया है जिससे तासुर यही है कि जिस रोज़ ये वक़ुआ हुआ और मुबैना तौर पे इसको ख़ुदकुशी कहा गया, ये वाक़या ख़ुदकुशी का लग नहीं रहा, क्योंकि जो आदमी जिसने चंद कुछ लम्हे बाद ख़ुदकुशी करनी हो वो इतना कैजुअल नहीं हो सकता, वो इतना इजी नहीं हो सकता कि वो अपने काम पे भी जाए, अपने साथ वाले कोवर्कर्स के साथ जो है वो ताल्लुकात भी ठीक ठाक रखे, किसी को शो भी, किसी को शायबा भी ना हो। देखिए घर में क्या कहा जा रहा है कि इनके वालिद से इनकी लड़ाई हुई और वालिद से लड़ाई के बाद इन्होंने अपने आप को एक वॉशरूम में लॉक कर लिया और उसके बाद उन्होंने अपने आप को गन से फायर कर दिया। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि पीछे से इनके सर को कोई, अगर आप गोली चलाएंगे, खैर तो भी जो तफ्तीश होगी तो पता चलेगा, लेकिन इनके सर के पीछे से गोली लगी है। तो वो समझ में नहीं आ रहा कि अगर पीछे से सर पे जो गोली लगी है तो वो किसने हिट किया। ये तो क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हो सका शफात, क्योंकि घर वालों ने कानूनी कार्रवाई से भी इनकार कर दिया, फिर उनको खैरपुर भी ले गए उनकी तदफीन के लिए। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली मौमा हल कैसे हो। मदिया, कुछ हमारी रिपोर्टर से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि हमेशा 2 वुंड्स होते हैं, एक एंट्री वुंड होता है और एग्जिट वुंड होता है। ये अभी तयन नहीं हो सका कि एंट्री वुंड कहाँ पे है और एग्जिट वुंड कहाँ पे है। जख्म बहरहाल 2 ही हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और आगे हम कहाँ जा रहे हैं जनाब? बिल्कुल जी, आगे जा रहे हैं। ज़रा मैच के वाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच आज से साउथहैम्पटन में शुरू होने जा रहा है। और शफात, आज का जो मैच है ये तो जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि आज के अगर मैच हम हार गए तो अच्छी बात बताऊँ आपको मदिया, बारिश हो रही है बारिश, इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार किया, आपके साथ शेयर करते हैं। तो जनाब इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाले, वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने वाले लेजेंडरी क्रिकेटर्स जनाब जावेद मियांदाद साहब। जावेद भाई बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि ये जिस तरह से आपने अपने टाइम में बड़ा ज़बरदस्त जो है ना सेंचुरीज़ की, आपकी ओवल की सेंचुरी, आपकी इंग्लिस्तान के एक ग्राउंड में आपने जिन जिन मैदानों में ये मार्के सर अंजाम दिए थे, आज के हमारे जो बैट्समैन हैं वो कंटेन नहीं कर पाते, वो स्विंग मेंटेन नहीं कर पाते, क्या वजह है इसकी?
देखिए मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यही कहूँगा कि लड़के तो अच्छे हैं क्या, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक डिफरेंट पिक्चर होती थी, वहाँ जाके इन्होंने एक्लेमेटाइज करना होता है। फिर मैं ये कहता हूँ कि लड़कों को अभी भी वहाँ सुने तो उनको चाहिए कि जिस तरीके से वहाँ की जो कंडीशन है उस लिहाज से वहाँ पर प्रैक्टिस करें। आपने अपने आप को जो सही करना है वो प्रैक्टिस और नेट है। जितना ज़्यादा आप नेट को यूज़ करेंगे, जिस तरीके से आप गेम खेलेंगे, वो आपको है ना ज़्यादा अच्छा लेके जाता है। क्रिकेट में प्रैक्टिकल जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। प्रैक्टिकली जितने ज़्यादा ये है ना प्रैक्टिस करेंगे उतने बेहतर होता है और फॉल्ट खुद ब खुद पकड़ें। आई यूज टू डू, एक स्पॉट दे देता था कि यार इस स्पॉट पे तेरा काम है, मारता जा, मैं फील्ड सेट करता हूँ बस। मगर बॉलर जो है बिल्कुल इस तरह के नहीं है, ये नहीं है, तो नीड समवन टू टीच देम, नॉट ऑन द लैपटॉप और ये नहीं, फिजिकली करवाएं आप। अच्छा जावेद भाई, ये कहेगा कि इस बार तो हमने यूनुस खान को बैटिंग कोच बनाया, लेकिन वही ढाक के 3 पात इम्प्रूवमेंट हमें कि देखने में नजर ही नहीं आ रही। देखिए इस वक्त जो है ना इम्प्रूव करने का या प्रैक्टिस करने का वक्त नहीं है, या डिलीवर करने का वक्त है। और फिर प्रोफेशनल और प्रोफेशन ऐसा होना चाहिए, अगर नहीं करे आप बिठा दें बात, देन ही विल लर्न। दुनिया में, इंग्लैंड में अगर एक आदमी 2 इनिंग 2 मैच में फेल होता है, दे ब्रिंग द रिप्लेसमेंट, तो उसमें क्या होता है कि पीछे जो लड़के होते हैं वो भी तगड़े बैठे होते हैं कि मुझे चांस मिलेगा। हमारे यहाँ ये चीजें नहीं है। 1 रन कर लो 100, तो वो 5 इनिंग फेल हो जाए फिर भी वो 6ठी इनिंग में जाके बाहर होता है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दे वांट एवरी डे लाइक अ वर्किंग फॉर द कंट्री। आज आपने परफॉर्म करना है और मैं आपको पैसे देता हूँ इसका। इन लड़कों को ये सोचना है कि देखो मेरा ब्रेड एंड बटर ये है, मैं नौकरी है मेरी, नौकरी को मुझे संभालना है। और संभालने का मतलब है फास्ट बॉलर हो उसको विकेट लेनी है, स्पिनर्स को भी विकेट लेनी है, और बैट्समैन को रन करके देने। जब तक अपने अंदर ये चीजें पैदा नहीं करेंगे और ये चीजें नहीं आएंगी, आप में लड़ाई का जज्बा ही नहीं आएगा। आप जाके फिर लड़ते हैं कि यार आप देखिएगा कभी 2 इनिंग में फेल हो, तीसरी इनिंग डिफरेंट होती है, क्योंकि बस विकेट मैं बाहर ना हो जाऊं टीम। तो बाहर का तो चांस ये तो होना चाहिए कि भाई आप नहीं करोगे, क्योंकि मुल्क के लिए 20 करोड़ आवाम है, मुल्क 11 आदमियों का नहीं है। 11 आदमी मुल्क को वो चाहिए जो प्रोड्यूस करें, परफॉर्मेंस करें, क्योंकि आई पे द मनी टू यू, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ काम करने का, मुझे काम चाहिए। तो जावेद भाई बैट्समैन के हवाले से बात हो गई, लेकिन हमारे स्पिनर जो हैं वो एक ज़माने में इंग्लिश विकेटों पे बड़ा ज़्यादा टर्न लेते थे, और बाजू का शेन वॉर्न जैसा टर्न मिलता था इंग्लिश विकेटों पे, ये भी अब नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह? जब ये वहाँ खेल रहे थे आखिरी मैच, टेस्ट मैच जो हारे हैं, तो बेचारे समी बर्नी ने मुझे फ़ोन किया था, और बेचारा बहुत अच्छा भाई है मेरा, उसने पूछा, मैंने एक्सपीरियंस अपने, मैंने कहा था इनको कहना नया बॉल जो है ना उससे है ना स्पिनिंग शुरू कर देना। अब मुझे पता है कि आपके पास रन कम है, आपको अर्ली ब्रेक थ्रू मिल जाता, आप मैच जीत जाते। क्योंकि अब आपने देखा अगर आप 4-5 ओवर के बाद स्पिनर लाएंगे तो वो तो आने ही आने हैं, तो वो ना करें, आप ट्राई कुछ और करना पड़ता है। यू हैव टू बाय द विकेट। तो हमने अपने टाइम पे अब्दुल कादिर अल्लाह बख्शे मजलूम उससे नया गेंद करवाया, मैंने बैंकों में कितना दफा कि सिचुएशन के मुताबिक आपके पास शॉट वो है, आपने कैसे जाना है। यस विकेट टर्निंग है, आपको जिताएगा कौन? स्पिनर जिताएगा। फास्ट बॉलर ले लें, गुड लक, विकेट स्लो हो गई है। 5वें दिन की पेस जो होती है वो पहले दिन से आधी हो जाती है, वो नहीं रहती पेस। राइट, हमारी बॉलिंग जो है वो ओल्ड बॉल के ऊपर हमारे लड़के अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। आज तक हमारे पास सरफराज, इमरान, इनके अलावा कभी भी कोई नए बॉल का इतना अच्छा बॉलर नहीं आया आज तक। हमेशा ना पुराने पे भी वो कंट्रोल हो जाता है, वो होता था। राइट, तो ये चीजें काम है, हर एक का बोर्ड का भी काम है कि भाई हमें नया बॉल करने वाला भी चाहिए जो ताकि अर्ली ब्रेक थ्रू तो दे। अच्छा जावेद भाई, एक बात तो बताएं, पिछले दिनों आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसपे आप सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा भरम नज़र आ रहे थे, उस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बात करना चाहेंगे? जो मैंने कहा था मेरे जब इंटरव्यू आया था, आई डोंट मीन टू, अगर किसी को भी कोई मेरी तरफ से उनके दिल आजारी हुई है, मैं उनसे सबसे माफ़ी
माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, और ख़ास तौर इमरान प्राइम मिनिस्टर साहब से जिस तरीके से, क्योंकि मैं उस वक्त बड़ा जज्बात में हुआ था कि यार हम देखें जीता जिताया मैच हार गए, और जबकि मुझसे कुछ पूछा भी था उसके बाद भी उन्होंने नहीं किया, तो कैसे लोग लेके आ गए ना, ये कहने का मतलब था। बट आई एम नॉट अगेंस्ट, आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर इमरान खान और पाकिस्तानी और किसी का भी मेरी वजह से दिल आज़ादी हुई है। आई एम वेरी सॉरी फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी पाकिस्तानी हैं सबको मैं मादत करता हूँ अगर मेरी तरफ से आपको कोई दुख पहुँचा हो तो। बड़ेपन का सबूत दिया है जावेद भाई आपने, और ये आपका बड़ापन है। अपनी बात को आपने, अगर आपको लगा है कि वो गलत है तो आपने उसको तस्लीम भी किया है, और न सिर्फ ये कि उसको तस्लीम किया है बल्कि जावेद मियादाद साहब ने, ख़वातीन और हज़रात, अपने उन कलमात पे, अपने उन अल्फाज पर माफ़ी भी मांगी है। आपने जैसे कि देखा। तो शुक्रिया जी जावेद भाई, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। और ख़वातीन और हज़रात, जावेद मियादाद ने अपने चंद दिन पहले जो वीडियो आई थी, जैसे मदिया ने सवाल किया था उस वीडियो के हवाले से, तो उस पे जावेद मियादाद साहब ने, अगर दिल आजारी हो तो मैं इस माजरत भी चाहता हूं, बड़े जज्बात में था, बहुत ज़्यादा जज्बाती में था, तो ये बात कन्वे करना चाह रहे थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान की एक ऐसी यंगेस्ट सिंगर से जिन्होंने 6 साल की उम्र में मौसीकी का आगाज़ किया, और जब वो आई तो छा गई। और शफात, कोई भी स्टूडेंट जो है वो तब तक मंजिल तक नहीं पहुंच सकता जब को उसको अच्छा उस्ताद ना मिल सके। तो हादिया के साथ भी हुआ, हादिया को बेहतरीन उस्ताद मिले। हादिया के इस छोटे से जो भी दमदार करियर पे एक नजर डालते इस रिपोर्ट में। अंदरून शहर लाहौर की रहायशी 10 साला हादिया हाशमी ने 6 साल की उम्र से स्कूल में मिली नगमों से गायकी का आगाज किया। 1.5 साल कबल अपनी बुलंद आवाज में बोल हूँ गाने को खूब महारत से अदा करने पर दुनिया भर में बेपनाह पजीराई हासिल की। कम उम्र सुरीली गुलकारा रोजाना की बुनियाद पर अपने उस्ताद ज़ियाउल हक के पास इस्लामपुरा की सुरताल अकेडमी में रियाज करती है। ऑब्वियसली मेरी स्टूडेंट इतना नाम कर रही है, पूरे मुल्क का नाम कर रही है हर जगह पे। जैसा अपने देख रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क में इतना इसको पजीराई मिल रही है, इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है, और बड़े बड़े आर्टिस्ट से मिल रही है, तो ऑब्वियसली मेरे लिए प्राउड की बात है। मेरे फेवरेट सिंगर, सबसे ज़्यादा फेवरेट सिंगर मैडम नूरजहान है, और मैं उनके ज़्यादा गाने गाती हूँ। सिंगिंग तो मेरा शौक़ है, पढ़ाई के साथ साथ मैं सिंगिंग को भी लेकर चलूँगी, और वैसे आगे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वालिद भी बेटी की आवाज़ सुनकर खूब महसूस होते हैं। मोहनी सूरत खूबसूरत आवाज़ के साथ दिलजमी से गायकी करने वाली हादिया अपने सुरों के बायस सुनने वालों को अपना दिलदादा बना लेती है। कैमरामैन राना रिजवान के साथ यार मोहम्मद, ARV न्यूज़, लाहौर। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं हादिया हाशमी, और उनके साथ उनके उस्ताद जनाब ज़ियाउल हक साहब भी मौजूद हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा में। और कंग्रेचुलेशंस हादिया, बड़ा आप माशाल्लाह एक के बाद एक सक्सेस मिल रही है। आगे क्या करने वाली हैं? आगे तो मैं डॉक्टर बनूंगी और सिंगिंग को साथ लेकर चलूंगी। सिंगिंग साथ लेकर चलेंगे। अच्छा हादिया, पिछले दिनों उस्ताद साहब एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल, इसमें हमने देखा कि सोनू निगम ने जो हादिया की परफॉर्मेंस थी बोल हूँ वो लगाई हुई थी, वो इसको एंजॉय कर रहे थे, वो लिटरली अपने कान भी पकड़ रहे थे, और वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे इसकी। सो उसके बाद से कैसा आप लोगों को रिस्पॉन्ड मिला, और साथ में क्या कोई बातचीत भी हो सकी उनसे, और उन्होंने स्पेसिफिकली डायरेक्टली आपको अप्रोच करने की कोशिश भी की सराहने के लिए? जी बिल्कुल, वो वीडियो आप सबने देखा, बहुत वायरल हुआ और उन्होंने बड़ा प्यार दिया, बड़ा अप्रिसिएशन। उसके बाद हमारा राब्ता भी हुआ, हमारे से तकरीबन 20 मिनट उनकी वीडियो कॉल पर बात हुई, और उसमें भी उन्होंने कुछ हादिया के रियाज से रिलेटेड टिप्स कुछ बताई, कुछ गाइड किया, और बड़ा प्यार, बड़ा अप्रिसिएशन दिया हादिया। चलिए तो बड़ी अच्छी बात है। तो हादिया, आज हम चाहेंगे कि आप जो गाना इस वक्त पूरी दुनिया में डिस्कस किया, जो कलाम पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है, बोल हूँ, अगर आप हमें कुछ गुनगुना के बताएं, अगर आप हमें कुछ पढ़ के सुना दें। जी मैं आपको बोल हूँ सुनाऊंगी।
सन साधा नी रे सा। हम चाहेंगे अगर आप इसकी अस्थाई के लगा, अगर आप हाँ, इसके क्योंकि हम कुछ अस्थाई सुनना नहीं चाहते जो थे, आपको आप पता है, इसकी जो यकमुल- वो हाँ, जो असल लिरिक्स है जरा वो भी सुना दें। विच सजदे सोच किसे होर दी क्यों, दिल में तेरे दर्द रोग क्यों, क्या है तू क्यों है तू सोच जरा, लड़ जा अपनी ये जंग तू, कर दे सबको ही दंग तू, बना ले छोटी सी दुनिया, हो जा मस्त मलंग तू, बोल 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 तू, क्या बात है जी। अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया हादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन और हज़रात, ये चीज़ की आवाज़ में जो जादू है ये हम सब विटनेस करते हैं। और जिस तरह से ये बच्ची जब ये अल्लाहू का ये लफ्ज़ ऐसा है और जिस तरह से ये बच्ची इसको अदा करती है, एक कनेक्शन जुड़ जाता है और कोई भी शख्स हो वो मशहूर हो जाता है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब पीर को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।